चैप्टर 161। अब आगे। आरएसएस हवेली आगरा। अभी वाणी अंतरा और सिद्धि हॉल में बैठी कुछ बात कर रही थी। वही सिद्धि जो आज अंतरा को बहुत ध्यान से देख रही थी। ना जाने क्यों आज सिद्धि को अंतरा के हाथों से प्याज के पकौड़े खाना का दिल कर रहा था, जिस वजह से सिद्धि अंतरा से जिद करती है कि उसे प्याज के पकौड़े खाने हैं। तो अंतरा खुश होकर किचन की ओर सिद्धि के लिए प्याज के पकौड़े बनाने के लिए जाने लगती है, क्योंकि आज सिद्धि ने पहले की तरह अंतरा की हाथों से बना प्याज के पकौड़े खाने की जिद की थी। अभी अंतरा सिद्धि के लिए प्याज के पकौड़े बनाने के लिए जा ही रही थी, लेकिन तभी सिद्धि उसे किचन में बनने से मना करते हुए कहती है कि उसे लकड़ी की चूल्हे पर बने हुए ही प्याज के पकौड़े खाने हैं, और वह भी सबके साथ गार्डन एरिया में बैठकर। वही अपनी प्रिंसेस की बोली हुई बात को आखिर अंतरा कैसे मना कर सकती थी। इसलिए अंतरा ने उसी वक्त सर्वेंट को गार्डन एरिया में प्याज के पकोड़े बनाने की सारी तैयारी करने के लिए कहा, और एक सर्वेंट को सभी को गार्डन एरिया में बुलाने के लिए भी कह दिया था। शेरवट को सब बात समझाने के बाद अंतरा सिद्धि और वाणी को लेकर गार्डन एरिया की तरफ चली जाती है। वही गार्डन एरिया पर रखे चेयर्स पर वाणी, अंतरा और सिद्धि बैठ जाते हैं और दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। तब तक कुछ सर्वेंट जाकर वह सारी चीज गार्डन में लेकर आते हैं जो अंतरा को प्याज के पकोड़े बनाने में उसकी हेल्प करने वाले थे। तभी वहां पर अमाया, इति, कीर्ति, दया और मान्यता भी आ जाते हैं। फिर वह दोनों भी सिद्धि और अंतरा के साथ बैठकर बातें करने लगते हैं। तभी वहां पर दादा ठाकुर, शिवांश, समीर, विक्रांत, मनन, अवि, आवान, शमशेर, देवा, अवतार, शशांक जी, सुमित्रा जी, माया जी और मुकेश जी सभी आकर गार्डन एरिया में बैठ जाते हैं। अवतार वहां आते हुए अंतरा से पूछता है, अवतार, क्या हुआ बीवी, आपने हम सबको यहाँ गार्डन एरिया में क्यों बुलाया है? वही अवतार के पूछने पर अंतरा सबको एक नजर देखती है, फिर बोलती है, अंतरा, सिद्धि को प्याज के पकोड़े खाने थे, वह भी गार्डन में लकड़ी के चूल्हे पर बने हुए और सबके साथ, इसलिए मैंने आप सबको यहाँ पर बुलाया है ताकि सभी मिलकर एक साथ पकोड़े खा ले और अभी एक साथ सभी कुछ टाइम भी स्पेंड कर ले। अंतरा सबको अपनी बात कहकर मुस्कुराते हुए सबको देखने लगती है। वही अंतरा की बात सुनकर सब मुस्कुराने लगते हैं और वही गार्डन एरिया में लगे चेयर पर बैठ जाते हैं। अवतार भी अंतरा की बात सुनते ही मुस्कुरा देता है और वो भी वहीं पर बैठ जाता है। फिर अंतरा ने सर्वेंट को लकड़ी की चूल्हे जलाने के लिए कहती है। इसके बाद अंतरा अपनी जगह से उठकर खुद पकोड़े बनाने के लिए प्याज मिर्च बेसन को एक साथ फेंटने लगती है। वही अंतरा की मदद मान्यता, दया, कीर्ति, इति, अमाया और वाणी भी करने लगती है। अभी कीर्ति इति ने कढ़ाई में तेल डालकर गरम करने लगती है। वही मान्यता, दया और अमाया चटनी की तैयारी करने लगती है। इधर अंतरा और वाणी बेसन प्याज को मिक्स करने लगती है। अंतरा और वाणी जब देखती है कि प्याज बेसन पूरा मिक्स हो जाता है, तो उसमें नमक डालकर अंतरा पकोड़े तलने लगती है। वही अंतरा की पकोड़े तलने में वाणी और मान्यता मदद करने लगती है। अंतरा पकौड़े तलकर एक प्लेट में रखती है और उसके साथ मिर्च डालकर सॉस चटनी वगैरह रख सबको देता है। अब सब लोग अपने अपने पार्टनर के साथ बैठ जाते हैं। इसी के बीच सिद्धि अपनी जगह से बहुत पहले ही उठकर शिवांश के बगल में बैठ गई थी। वही अब सब साथ में गार्डन एरिया में बैठे बैठे मिर्च वाले पकौड़े और प्याज वाले पकौड़े दोनों खाते हुए बातें कर रहे थे। तभी दादा ठाकुर शिवांश की तरफ देखते हुए शिवांश से कहते हैं, दादा ठाकुर, हमने सुना है कि आप शादी को एक हफ्ते बाद न करके परसों करने का फैसला ले रहे हैं। दादा ठाकुर के यह बात बोलते ही वहां पर बैठे सभी लोगों की नजर शिवांश की तरफ चली जाती है। वही शिवांश बड़े आराम से बैठकर सिद्धि को पकौड़े खिला रहा था। वही सिद्धि भी बहुत ही आराम से शिवांश के हाथों से पकौड़े खा रही थी। इसके साथ ही सिद्धि के जब कानों में दादा ठाकुर की आवाज जाती है, तो सिद्धि भी अपनी टीम टिमाते हुई आंखों से सब की तरफ देखकर शिवांश की तरफ अपनी नजर टिकाकर टुकुर टुकुर कर शिवांश को देखने लगती है। वही जब शिवांश पाता है कि सब लोग उसी की तरफ देख रहे हैं, तो शिवांश बिना किसी की तरफ देखे सिद्धि के मुंह में दूसरा पकौड़े खिलाते हुए अपनी रोकदार और भारी आवाज में सबसे अपना बात कहता है। वही शिवांश की बात सुनकर सब लोग शिवांश की तरफ हैरानी से देखने लगते हैं। चैप्टर 162। अब आगे। आरएसएस हवेली आगरा। गार्डन एरिया। दादा ठाकुर की बात सुनकर सब शिवांश की तरफ देखने लगते हैं। वही शिवांश भी दादा ठाकुर की बात सुनकर बिना किसी की तरफ देखे सिद्धि के मुंह में दूसरा पकौड़े खिलाते हुए अपनी रोबदार और भारी आवाज में सबसे कहता है, शिवांश,
हमने यह फैसला किया है और अगर हमारे फैसले से किसी को ऐतराज है तो वह अभी कह सकता है, लेकिन हमारा यह फैसला नहीं बदलेगा और यह आप भी जानते हैं, शादी परसों होनी है और शादी परसों ही होगी। दादा ठाकुर शिवांश की बात सुनकर एक लंबी गहरी सांस लेकर छोड़ते हैं और अपने सर को लाचारी से ना में हिला देते हैं। वहीं सब लोग भी शिवांश की बात सुनकर खामोश हो जाते हैं, क्योंकि उन सब में से किसी की भी हिम्मत नहीं थी शिवांश के खिलाफ जाने की। इसके अलावा वह सब लोग एक बात और जानते थे कि शिवांश जब भी कोई फैसला लेता है, वह फैसला खराब नहीं होता। वही अवतार शिवांश के चेहरे को ध्यान से देख रहा था, जैसे वह शिवांश के इमोशंस को समझने की कोशिश कर रहा हो और शिवांश की कही हुई बात के पीछे का मतलब समझ रहे हो। अवतार अभी शिवांश को ही देख रहा था। तभी अंतरा उसके सामने पकौड़े का प्लेट बढ़ाते हुए उसे हल्के से हिलती है। वही अंतरा के हिलने से अवतार भी अपने सेंस में वापस आता है और अंतरा की तरफ देखकर हल्की सी स्माइल पास करके प्लेट में से एक पकौड़े उठाता है। फिर अवतार वह पकौड़े अंतरा के मुंह की तरह बढ़ा देता है ताकि अंतरा उस पकौड़े को खा सके। वही अंतरा अवतार के ऐसा करने से शर्मा जाती है और अपनी नजर इधर उधर करके देखने लगती है कि कहीं कोई उसे देख तो नहीं रहा है। वही अवतार अंतरा को अपनी नजर इधर उधर घुमाता हुआ पाता है, तो अवतार अंतरा के कान के पास हल्के से झुककर अंतरा से कहता है, अवतार बीवी, आप तो ऐसे डर रही है जैसे आप हमारी बीवी ना होकर हमारी माशूका है और सब हमें आपको खिलाता हुआ देखकर शौक हो जाएंगे। वैसे हमें सबसे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, हमें फर्क पड़ता है तो सिर्फ हमारी बीवी से। तो चलिए खा लीजिए और अपने इन खूबसूरत हाथों से हमें भी खिला दीजिए। अवतार अपने आखिरी लाइन थोड़ी शरारती ढंग से कहता है। वही अवतार की बातें सुनकर अंतरा शर्मा गई थी और शर्म से अपने सर को नीचे झुका लेती है। इसके साथ ही अंतरा अपने मुंह को हल्का सा खोल देती है, जिससे अवतार अंतरा के मुंह में पकौड़े खिला देता है। वही अवतार के हाथों से पकौड़े खाने के बाद अंतरा भी प्लेट में से एक पकौड़े उठाकर अवतार को खिला देती है। वहीं गार्डन में बैठे बाकी लोग शिवांश की बातें सुनकर थोड़ा टेंस हो गए थे। वो सब समझने की कोशिश कर रहे थे कि शिवांश ने आखिर ऐसा क्यों किया। वही अब गार्डन का माहौल थोड़ा शांत और अजीब हो गया था। तभी माहौल को अच्छा करने के लिए मान्यता अपनी जगह से उठती है और सबकी तरफ देखते हुए सबसे कहती है, मान्यता, मुझे ये कहना था कि जैसे आज हम लोग सारा परिवार एक साथ हैं तो क्यों ना इसे थोड़ा एंजॉय किया जाए। वैसे तो अभी भी हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, पर क्यों ना इसे थोड़ा और अच्छे से एंजॉय किया जाए। और इसे अच्छे से एंजॉय करने के लिए मेरे भाई गाना गाएंगे। मान्यता अपनी बात कहते हुए बहुत एक्साइटेड से मनन की तरफ देखने लगती है। वही मनन अपने मुंह में पकौड़े को रखे हुए अपनी आंखों को बड़ी बड़ी कर मान्यता की तरफ देखने लगता है। वही मान्यता की बात सुनकर गार्डन में बैठे समीर, आवी, शमशेर, विक्रांत, आवान, देवा, वाणी, अमाया, दिया, कीर्ति, अंतरा, सिद्धि, शशांक जी, सुमित्रा जी, माया जी और मुकेश जी ताली बजाने लगते हैं। वही मनन अपनी आंखों को बड़ी बड़ी कर बस मान्यता को देख रहा था। मनन अभी यही सोच रहा था कि उसकी छोटी बहन ने अच्छा खासा उसे फंसा दिया है। अभी मनन मान्यता से कुछ कहता कि तभी इति अपने मुंह को बनाते हुए मनन को देखती है और मान्यता की तरफ देखकर मान्यता से कहती है, इति, मान्यता दीदी, आपको ऐसा नहीं लगता कि आपने अपने भाई की तारीफ कुछ ज्यादा ही कर दी है? रे माना कि ये थोड़े ठीक ठाक दिखते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये गाना भी अच्छा गाते होंगे। आप क्यों हमारे मासूम कानों को ये टॉर्चर सहने के लिए बोल रही है? देखिए, मैं कह रही हूँ, मैं ना बहुत ज्यादा ही क्यूट हूँ और इनकी गंदी आवाज सुनकर मेरी सारी क्यूटनेस ढल जाएगी। इसके साथ ही मेरे कान खराब हो जाएंगे। अरे मेरे क्या, हम सबके कान खराब हो जाएंगे, क्योंकि गाना तो हीरो को गाना आता है ना लंगूरों को थोड़ी। इति अपनी बात कहते हुए अपनी आंखों को टिमटिमाते हुए मान्यता को देख रही थी। वही इति की बात सुनकर समीर, आवान, विक्रांत, शमशेर, अवी, देवा अपने हाथों से अपने मुंह को छुपाए हंसने लगते हैं। वही इति की बात सुनकर दूसरी तरफ मान्यता, वाणी, दिया, कीर्ति अपने मुंह को खोल हैरानी से इति को देख रही थी। वही सिद्धि इति की बात सुनकर अपने सर को हाँ में हिला रही थी, जैसे वह इति की बातों से एग्री करती हो। वही इति की बातों को सुनकर अमाया और अंतरा एक दूसरे का चेहरा देखकर लाचारी से अपना सरना में हिला देती है। इधर शशांक जी, सुमित्रा जी, माया जी और मुकेश जी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि वह सब भी जानते थे कि अभी तक किसी में हिम्मत नहीं हुई कि मनन मेहरा से इस तरह से कोई बात कर सके और उसके मुंह पर उसकी इंसल्ट कर सके। इधर मनन इति की बात सुनकर अपने चेहरे पर गुस्सा लिए घूरकर इति को देख रहा था। वही इति की नजर जब मनन पर पड़ती है और वह पाती है कि मनन उसी को घूर रहा है, तो इति अपने मुंह को ऐंठ देती है और अपने सर को दूसरे ओर घुमा लेती है।
इति का ऐसा रिएक्शन देखकर मनन अपने दांतों को पीसते हुए रह जाता है और अपनी जगह पर से उठकर जाने लगता है। वही मनन को जाता हुआ देखकर सब लोग इति को देखने लगते हैं। इति जब देखती है कि सब लोग उसी को देख रहे हैं, तो इति अपने कंधों को उचका देती है, जैसे वह कहना चाह रही हो, मैंने कुछ नहीं किया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। चैप्टर 163। अब आगे। आरएसएस हवेली आगरा गार्डन एरिया। वही इति का ऐसा रिएक्शन देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग अपने सर को लाचारी से ना में हिलाते हैं और वापस से अपनी जगह पर अच्छे से बैठकर पकौड़े एंजॉय करने लगते हैं। तभी इति की नजर अपनी प्लेट पर पड़ती है, जिसमें पकौड़े खत्म हो चुकी थी। इति को अभी जोरों की भूख लगी थी, जिस वजह से इति अपनी जगह से उठकर और भी पकौड़े लाने जाने लगती है। अभी इति ने मुश्किल से 5 या 6 कदम चली ही होंगी कि तभी इसी के कानों में गाने की आवाज आती है। वह गाने की धुन बहुत ही अच्छी थी। वही गाने की आवाज सुनकर इति झटके से पीछे मुड़ती है और अपनी आंखों को फाड़े मुंह को खोले सामने देखने लगती है। वही सामने मनन गिटार लेकर बैठा हुआ था और अपने सर को झुकाकर गिटार को बजा रहा था। इसके साथ ही मनन गाना गाना शुरू करता है। आ हम धूल उड़ती या तन्हाई, धूल उड़ती या तन्हाई, आ धूल उड़ती या तन्हाई, हर पल झरपट मन सौदाई, दरवाजे में तुझसे माननीय, ना रब लेबिया ना तू। मनन अपने गिटार पर अपने हाथों को चलाते हुए अपने सर को उठाकर देखता है, तो मनन की नजर जाकर इति की नजरों से मिलती है। वही इति भी अपने हैरान नजरों से मनन को ही देख रही थी। इति का मुंह अभी खुला हुआ था मनन को इतना अच्छा गाते हुए देखकर। वही मनन अब इति को देखते हुए अपनी जगह पर बैठे हुए गिटार पर अपने हाथों को चलते हुए आगे का गाना गाता है। पीरा वे पीरा ओ पीरा, मैं हो जौन ना बागी, पीरा वे पीरा, मैं हो जौन ना बागी। वही मनन की आवाज इतनी प्यारी थी कि सभी कपल एक दूसरे का हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए पहले एक दूसरे का चेहरा देखते हैं और फिर मनन की तरफ देखने लगते हैं। इधर मनन की नजर अभी भी इति पर बरकरार थी। वही इति अभी भी अपने होश में न रहकर मनन की आवाज में ही खो रही थी। इधर माया जी भी मनन को गाता हुआ देखकर बहुत खुश थी। तभी माया जी की नजर मनन की नजरों का पीछा करते हुए इति पर जाती है। इसके साथ ही माया जी के चेहरे पर आई हल्की स्माइल बड़ी स्माइल में बदल जाती है और माया जी अपने बगल में बैठी मुकेश जी को हल्के से अपनी कोहनी से मारकर मुकेश जी का ध्यान अपनी तरफ करती है। वही मुकेश जी अपने बेटे पर से अपना ध्यान हटाकर माया जी की तरफ करती हैं। तो माया जी मुकेश जी को मनन की नजर का पीछा करने का इशारा करती हैं। वही माया जी का इशारा समझकर मुकेश जी भी मनन की नजरों का पीछा करते हुए देखते हैं, तो उनकी भी नजर जाकर इति पर ठहर जाती है। वही इति के लिए मनन को गाना गाता हुआ देखकर मुकेश जी के चेहरे की स्माइल बड़ी हो जाती है। इसके साथ ही मुकेश जी की नजर अब इति पर से हटकर माया जी पर आती है, तो माया जी उन्हें ही लंबी सी स्माइल करते हुए देख रही थी। मुकेश जी भी अपने सर को हाँ में हिला देते हैं तो माया जी और मुस्कुराने लगती है। मुकेश जी भी माया जी के मुस्कुराने पर और भी ज्यादा मुस्कुराने लगते हैं। इधर मनन अभी भी इति पर अपनी नजर बरकरार रखते हुए अपने गिटार को बजाते हुए आगे की गाने की बोल गाता है। पीरा वे पीरा ओ पीरा, मैं हो जौन ना बागी, पीरा वे पीरा, मैं हो जौन ना बागी, मेरा मन है दर्द भरा, मुझे राहे इश्क दिखा, हो मैं हारी तकदीर, बिन रांझा में हीर, पीरा ओ पीरा, मैं हो जौन ना बागी, पीरा वे पीरा, मैं हो जौन ना बागी, पीरा ओ पीरा, मैं हो जौन ना बागी, पीरा वे पीरा, मैं हो जौन ना बागी। अब मनन अपनी जगह से उठकर अपने गिटार को अपने हाथों में पकड़े हुए गिटार को बजाते हुए आगे की गाने की बोल गाता है और अपने कदमों को इति की तरह बढ़ा देता है। इति भी बाकी सब लोगों से ज्यादा दूर नहीं खड़ी थी, जिस वजह से मनन अब बीचों बीच आकर सबकी तरफ देखते हुए गाने की बोल गा रहा था। तभी एक सर्वेंट आगे आता है और मनन के पास एक चेयर रखता है। मनन भी उस सर्वेंट के द्वारा रखे हुए चेयर पर वही बीचों बीच बैठ जाता है और आगे की गाने की बोल गिटार को बजाते हुए गाने लगता है। इति अभी भी मनन को हैरानी से ही देख रही थी। वही मनन की आंखों में एक अलग जज्बात थे जो शायद उमड़ रहे थे। वही मनन को गाता हुआ देखकर इति की भी आंखों में शायद कोई जज्बात आ रहे थे, लेकिन शायद वह जज्बात इतनी जल्दी से बाहर आने से रहे थे। मैं रस्मों की जंजीरों से बंधी और सपनों की तबीरों से जागी हूँ, क्यों अपनों से बेगानी में लागी, कर दे वे इश्क फकीर, दिल जैसी नाचीज, पीरा वे पीरा, मैं हो जौन ना बागी,
पीरा वे पीरा वे पीरा, मैं हो जौन ना बागी। पीरा वे पीरा वे पीरा, मैं हो जाऊं ना बागी। पीरा वे पीरा वे पीरा, मैं हो जाऊं ना बागी। पीरा वे पीरा वे पीरा, मैं हो जौन ना बागी। पीरा वे पीरा वे पीरा, मैं हो जौन ना बागी। इधर तालिया की तेज गड़गड़ाहट से इति का ध्यान टूटता है और वह अपने अगल बगल अपने चेहरे को घुमाकर देखने लगती है। अंडरस्कोर इस चैप्टर में दिया हुआ गाना बागी सीरियल का ओस्ट है जो आपको YouTube पर मिल जाएगा और इस गाने के सिंगर सहूजा हैदर है। चैप्टर 164। अब आगे RSS हवेली आगरा गार्डन एरिया। इधर तालिया की तेज गड़गड़ाहट से इति का ध्यान टूटता है और वह अपने अगल बगल अपने चेहरे को घुमाकर देखने लगती है तो पाती है कि मनन अपना गाना खत्म कर चुका है और सब लोग उसके लिए ताली बजा रहे हैं। मनन के लिए ताली बजाता हुआ पाकर इति भी अपने सेंस में वापस आती है। इसके साथ ही इति अपने हाथों में पकड़े हुए प्लेट को और भी कस के पकड़कर एक नजर मनन को देखती है जो उसे ही बहुत प्यार से देख रहा था। वही मनन को अपनी तरफ देखता हुआ पाकर इति झेप जाती है और जल्दी से हवेली के अंदर भाग जाती है क्योंकि शायद इति ने भी मनन की आंखों में अपने लिए कुछ देख लिया था। वहीं इति को भागता हुआ देखकर मनन के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। मनन स्माइल करते हुए जाते हुए इति को देख रहा था। इधर और सब लोग भी मनन के लिए मुस्कुराकर ताली बजा रहे थे। तभी अवी समीर के कान के पास आकर धीरे से समीर से कहता है, अवी, मुबारक हो, एक और आशिक पैदा हो चुके हैं। वही अवी की बातों पर समीर हल्का सा हंसते हुए अवी से कहता है, समीर, यह आशिक तो उसी दिन बन चुके थे जिस दिन उसके डांस में खुद को खोता हुआ पा रहे थे, या ये कहना गलत नहीं होगा कि वह हॉस्पिटल वाला इंसीडियस में। समीर अवी से अपनी बात कहकर हंस देता है। वही अवी भी समीर की बात सुनकर हंसने लगता है। इधर समीर और अवी मनन को देखकर जोर जोर से हंस रहे थे। इधर मनन भी उन दोनों को हंसता हुआ देखकर अपनी आंखों को छोटी छोटी कर उन दोनों को घूरने लगता है। वही समीर और अवी जब देखते हैं कि मनन उन्हें ही घूर रहा है तो वह लोग और भी हंसने लगते हैं। इसके साथ ही मनन एक लंबी गहरी सांस लेकर छोड़ता है और अपने सर को लाचारी से नामे हिलाते हुए हवेली के अंदर चला जाता है। वहीं अब सब लोग बैठकर कुछ देर और बातें करते हैं। तभी सुमित्रा जी सबकी तरफ देखते हुए सबसे कहती हैं, सुमित्रा जी, अरे और कितनी देर बातें करनी है, देखिए कितना ज्यादा टाइम हो रहा है, चलो सब लोग आराम भी करना है, कल से ही शादी के सारे रस्म हमें शुरू करनी है, परसों शादी है तो जल्दी जल्दी काम भी तो करना पड़ेगा, चलो उठो सब लोग। सुमित्रा जी अपनी बात कहकर खुद की जगह से उठती है। वही सुमित्रा जी के बात सुनकर अभी कोई और कुछ कहता कि तभी विक्रांत सुमित्रा जी की तरफ देखकर बिना किसी भाव के सुमित्रा जी से कहता है, विक्रांत, सुमीमा, मुझे लगता है कि आपको कल की मेरी रस्मों की तैयारी करने से पहले एक बार दिया से पूछ लेना चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल से वह इस शादी के लिए तैयार नहीं है, या फिर दिया मुझसे शादी करने के लिए तैयार नहीं है। विक्रांत सुमित्रा जी से अपनी बात कहकर अपनी जगह से उठता है और बिना किसी की तरफ ध्यान दिए हुए हवेली के अंदर चला जाता है। वहीं विक्रांत के चेहरे पर अभी नाम मात्र के भी एक्सप्रेशन नहीं थे। वहीं विक्रांत की ऐसी बात सुनकर वहां पर बैठे सभी लोग हैरान हो जाते हैं। शिवांश को छोड़कर शिवांश अभी भी एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ बैठा हुआ था और उसकी नजर सिद्धि पर ही बरकरार थी। वहीं बाकी सब विक्रांत की बात सुनकर हैरानी से दिया की तरफ देखते हैं तो दिया अपनी नम आंखों से सबकी तरफ देखने लगती है, क्योंकि वो सब लोग जानते थे कि विक्रांत कैसा इंसान है और वो दिया के साथ शादी करने के लिए कितना एक्साइटेड था। अभी कोई दिया से कुछ कहता तभी दिया अपनी जगह से उठती है और अपनी आंखों में आई नमी को पोंछते हुए हवेली के अंदर चली जाती है। इधर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि दिया क्यों रो रही है और विक्रांत ऐसा क्यों कह रहा है। तभी सिद्धि अपनी जगह से उठती है और वाणी का हाथ पकड़ते हुए वाणी से कहती है, सिद्धि, वानू दी, दियू को क्या हुआ और यह बेहोशी भाई ने ऐसी बात क्यों कही, हमें दियू के पास चलना चाहिए ना, वह कितना रो रही थी। सिद्धि की बात सुनकर वाणी को भी रियलाइज होता है कि उसे अभी दिया के पास जाना चाहिए। वही मान्यता भी आगे आकर वाणी और सिद्धि की तरफ देखकर उन दोनों से चलने का इशारा करती है। इसके साथ ही वाणी, मान्यता और सिद्धि दिया के पीछे पीछे उनके रूम में चली जाती है। तभी अंतरा अवतार की तरफ देखती है तो अवतार अपनी पलकों को हाँ में झपका देता है। वही अवतार का इशारा मिलते ही अंतरा भी सिद्धि, मान्यता और वाणी के साथ उनके पीछे जाने लगती है। तभी अमाया और कीर्ति अंतरा को रोक लेते हैं और अंतरा के साथ चलने के लिए कहते हैं तो अंतरा अपने सर को हाँ में हिलाकर कीर्ति और अमाया को अपने साथ लेकर चली जाती है।
अभी वहां पर का माहौल जो कुछ वक्त पहले काफी खुशनुमा था थोड़ा टेंशन में बदल जाता है। अभी कोई कुछ कहता तभी शिवांश अपनी जगह से उठते हुए अपने कपड़ों को ठीक करते हुए बिना किसी की तरफ देखे कहता है, शिवांश, हमें नहीं लगता किसी को कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत है, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। अवतार, हाँ, अगर नहीं भी ठीक हुआ तो राजा शिवांश सिंह ठाकुर है ही सब कुछ ठीक करने के लिए। शिवांश ने अभी अपनी बात कही ही थी कि अवतार अपनी जगह से उठते हुए शिवांश की बातों को काटते हुए बीच में बोलता है। वही अवतार की बात सुनकर शिवांश एक लंबी गहरी सांस लेकर छोड़ता है और अवतार की तरफ बोरियत से देखता है। तो पाता है कि अवतार भी उसी की तरफ उसी के स्टाइल में बोरियत से देख रहा था। वही शिवांश और अवतार एक दूसरे को देखकर एक लंबी गहरी सांस लेकर छोड़ते हैं और हवेली के अंदर चले जाते हैं, लेकिन अलग अलग डायरेक्शन में। इन सभी का ऐसा हाल देखकर सुमित्रा जी और माया जी थोड़ी परेशान सी लग रही थी। तभी सुमित्रा जी के कंधे को शशांक जी पकड़ते हैं और माया जी के कंधे को मुकेश जी पकड़ते हैं और अपनी अपनी पत्नियों को वह लोग अंदर हवेली की तरफ ले जाने लगते हैं। इधर शमशेर, देवा, अवि, समीर और आवान भी विक्रांत की बातों को समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन लोगों को भी समझ नहीं आ रहा था कि विक्रांत ने ऐसा क्यों कहा और क्यों किया। वही वह सभी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और अपने सर को हाँ में हिलाते हुए हवेली के अंदर चले जाते हैं। दादा ठाकुर भी हवेली के अंदर जा चुके थे। चैप्टर 165। अब आगे। आरएसएस हवेली आगरा। सुबह के 8 बजे बज रहे थे। पूरे हवेली में चहल पहल मची हुई थी, क्योंकि आज ही हल्दी लगने वाली थी और साथ साथ आज ही मेहंदी भी लगने वाली थी। अभी हल्दी की रस्मों के लिए सभी लड़कियां तैयार हो रही थी, क्योंकि हल्दी अभी होने की मुहूर्त निकली हुई थी। इस वक्त गार्डन एरिया में 3 बड़े बड़े सोफे लगे हुए थे, जिस पर होने वाले दूल्हा और दुल्हन एक साथ बैठेंगे और उन्हें एक साथ ही हल्दी भी लगेगी। वही इस वक्त हाल में सुमित्रा जी और माया जी सबको बताते हुए काम करवा रही थी। सुमित्रा जी और माया जी ने बिल्कुल एक जैसी साड़ी पहनी हुई थी, जो कि येलो कलर की थी और उसका ब्लाउज व्हाइट कलर का जिस पर गोल्डन वर्क बने हुए थे। साथ ही उन लोगों ने अपने एक तरफ से गोल्डन वर्क का जड़ा हुआ दुपट्टा रखा हुआ था। इसके साथ ही उन्होंने अपने गले और कान में हल्के डायमंड के सेट पहने हुए थे और अपने मांग में सिंदूर के साथ अपने गले में मंगलसूत्र को पहना हुआ था। वही शशांक जी और मुकेश जी जो सारे कामों को देख रहे थे, वह दोनों ने भी एक जैसा येलो कलर का कुर्ता पहना हुआ था और व्हाइट कलर का पजामा। इसके साथ ही उन्होंने अपने पैरों में व्हाइट कलर की मोजरी भी पहनी हुई थी। वह दोनों भी देखने में इस वक्त बहुत स्मार्ट लग रहे थे। इन सब को आज दादा ठाकुर भी टक्कर दे रहे थे, क्योंकि दादा ठाकुर ने सिद्धि के बहुत ज्यादा जिद करने की वजह से येलो कुर्ता और व्हाइट सलवार पहना हुआ था। इसके साथ ही दादा ठाकुर ने अपने एक कंधे पर मोटी सी शॉल डाली हुई थी, जो दादा ठाकुर के पर्सनैलिटी को और भी ज्यादा बढ़ा रहे थे। वहीं दादा ठाकुर ने अपने पैरों में जरवादार मोजरी पहनी हुई थी। इधर सिद्धि भी आज बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही थी। सिद्धि ने इस वक्त येलो और गोल्डन कॉम्बिनेशन का लहंगा पहना हुआ था। इसके साथ ही सिद्धि ने बहुत सालीके से अपने एक कंधे से होते हुए कमर तक व्हाइट जालीदार दुपट्टा डाला हुआ था, जिसमें सोने की कढ़ाई की हुई थी। सिद्धि ने अपने गले में मंगलसूत्र के अलावा एक पतला सा डायमंड नेकलेस पहना हुआ था। वहीं सिद्धि के कानों में उस डायमंड नेकलेस का सेट ईयरिंग भी था। सिद्धि ने अपने सर पर फूलों का मांग टीका सजा रखा था। इसके साथ ही शिवांश के नाम का सिंदूर भी। सिद्धि ने अपने गले में शिवांश के नाम का मंगलसूत्र पहना हुआ था। सिद्धि ने अपने पैरों में जूती पहनी हुई थी, जो उसके लहंगे से बहुत मैच कर रही थी। इसके साथ ही सिद्धि ने अपने दोनों हाथों में येलो व्हाइट और गोल्डन मिक्स चूड़ी पहनी हुई थी। सिद्धि ने अपने बालों को चोटी करके उस पर छोटे छोटे फूल लगा रखे थे। सिद्धि इस वक्त बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वही शिवांश भी आज कम कहर नहीं ढा रहा था। सिद्धि की जिद करने पर शिवांश ने आज येलो कुर्ता के साथ व्हाइट पजामा पहना हुआ था। इसके साथ ही शिवांश ने अपने दूसरे तरफ एक मोटा स्टॉल रखा हुआ था, जो एक राजा की पर्सनैलिटी को शोभा दे रहा था। वही शिवांश ने अपने पैरों में व्हाइट कलर की मोजड़ी पहनी हुई थी, जिस पर सोने के वक बने हुए थे। शिवांश ने अपनी एक हाथ में महंगी वॉच पहनी हुई थी और अपने बालों को जल से सेट किया हुआ था। वही शिवांश के येलो कुर्ते के बटन डायमंड के थे, जो उस कुर्ते की शोभा और बढ़ा रही थी। वही अंतरा ने भी इस वक्त राजस्थानी लहंगा पहना हुआ था, जो कि पूरा येलो था, बस अंतर के ब्लाउज व्हाइट और गोल्डन के वक्त में थे। अंतरा ने 2 दुपट्टा ले रखा था।
एक अंतरा के कंधे पर था और दूसरा अंतरा के सर पर था। अंतरा ने अपने बालों को खुला छोड़ रखा था जो उस पल्लू के अंदर था। अंतरा ने अपने सर पर फूलों का टीका पहन रखा था। इसके साथ ही अंतरा ने अपने मांग में अवतार के नाम का सिंदूर सजा रखा था। वही अंतरा ने अपने गले में अवतार के नाम का मंगलसूत्र पहन रखा था और एक पतला सा रूबी का सेट जो बहुत ही ज्यादा यूनिक था। वही उस सेट का ईयरिंग अपने कानों में पहना हुआ था। अंतरा ने अपने एक हाथ में व्हाइट गोल्डन मिक्स चूड़ी पहनी हुई थी और दूसरे हाथ में फूलों से बना हुआ कड़ा पहना हुआ था। अंतरा ने अपने पैरों में जूती पहनी हुई थी। अंतरा इस वक्त बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वही अंतरा के साथ खड़ा हुआ अवतार भी कोई कम नहीं लग रहा था। अवतार ने इस वक्त येलो कुर्ता और व्हाइट चूड़ीदार पहना हुआ था। इसके साथ ही अवतार ने भी अपनी एक कंधे पर एक दुपट्टा रखा हुआ था जिसे राजा की शान माना जाता था। अवतार ने अपने बालों को जेल से सेट किए हुए थे। अवतार के एक हाथ में महंगी रोलेक्स वॉच थी। वहीं अवतार ने अपने पैरों में मोजड़ी पहनी हुई थी जिस पर सोने के काम बने हुए थे। अवतार इस वक्त कहर ढा रहा था। इधर शमशेर देव, मनन और अवी खड़े हुए थे जिन्होंने बिल्कुल एक जैसा येलो कुर्ता और व्हाइट पजामा पहना हुआ था। इसके साथ ही उन सब ने अपने बालों को जल से सेट किया हुआ था और अपने हाथ में महंगी वॉच, उन सब ने एक जैसा व्हाइट मोजरी भी पहना हुआ था। अभी वह सब ऐसे लग रहे थे जैसे उन्होंने एक दूसरे का कॉपी करके पहना हुआ था। वही मनन की नजर तो इति पर बनी हुई थी। अवी की नजर कीर्ति पर बनी हुई थी क्योंकि वह दोनों भी कम नहीं लग रही थी। दूसरी तरफ इति, कीर्ति और अमाया एक साथ खड़ी फूलों के डेकोरेशन को सही से करवाने में सर्वेंट को गाइड कर रही थी। जैसे मनन, अवी, शमशेर देवा ने एक जैसे मैचिंग कपड़े पहने थे, वही इति, अमाया और कीर्ति ने भी एक जैसे कपड़े पहने हुए थे। क्योंकि यह एक ड्रेस कोड था, इति, कीर्ति और अमाया ने इस वक्त येलो कलर का लहंगा पहना हुआ था और साथ ही उन लोगों ने गोल्डन कलर का ब्लाउज डाल रखा था। वही उन लोगों ने अपने एक साइड दुपट्टा ले रखा था जिस पर हल्के वक्त थे। उन तीनों ने ही अपने सर पर फूलों का टिक पहना हुआ था और अपने गले में पतला सा नेकलेस। फर्क सिर्फ इतना था कि इति ने अपने गले में कुछ नहीं पर पहना था। वहीं उन तीनों ने अपने हाथों में फूलों का बना कड़ा पहना हुआ था। वह तीनों बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। इधर सब लोगों को अब सारे कपल्स का इंतजार था। तभी उन सब की नजर एक तरफ पड़ती है जहां से समीर, मान्यता, आवान, वाणी, दिया और विक्रांत आ रहे थे। तीनों ही लड़कों ने बहुत ही सिंपल सा येलो कुर्ता पहना हुआ था और व्हाइट चूड़ीदार पजामा पहना हुआ था। इसके साथ ही तीनों ने ही अपने गले में एक व्हाइट कलर का स्टार लपेटा हुआ था। वही उन तीनों ने अपने बालों को बस जेल से सेट कर रखा था। इसके अलावा उन तीनों लड़कों ने कुछ भी नहीं पहना हुआ था। वही उन तीनों लड़कियों ने एक सिंपल सा लहंगा पहना हुआ था जो कि येलो कलर का था। इसके साथ ही उन तीनों लड़कियों ने गोल्डन कलर का ब्लाउज पहना हुआ था। वहीं उन तीनों लड़कियों ने व्हाइट कलर के हल्के वर्क के दुपट्टे अपने कंधों पर रखे हुए थे। वह तीनों लड़कियों ने एक जैसा ड्रेसिंग किया हुआ था। वही उन तीनों ही लड़कियों के गले में, हाथ में और सर पर फूलों से बना हुआ ज्वेलरी पहना हुआ था। इसके साथ ही उन तीनों लड़कियों ने अपने कमर पर एक फूलों से बना हुआ कमरबंद पहना हुआ था। बेसिकली वह तीनों लड़कियां इस सिंपल से लुक में भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वही मान्यता, समीर, आवान, वाणी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट थी लेकिन दिया के चेहरे पर हल्की मायूसी, साथ ही विक्रांत के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वहीं वह तीनों कपल आते हैं और अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। इसके साथ ही सबसे पहले सुमित्रा जी और माया जी आगे आती हैं और पहले समीर और मान्यता को हल्दी लगाती हैं क्योंकि समीर विक्रांत और आवान से बड़ा था। वही समीर को हल्दी लगाने के बाद माया जी और सुमित्रा जी मान्यता को हल्दी लगाती हैं। इसके बाद वह लोग विक्रांत और दिया के पास जाते हैं क्योंकि विक्रांत आवान से 1 साल बड़ा था। सुमित्रा जी और माया जी पहले विक्रांत को हल्दी लगाती है, उसके बाद दिया को। वही विक्रांत को हंसता हुआ ना देखकर सुमित्रा जी हल्के हाथ से विक्रांत के गले पर मारती है। वही सुमित्रा जी के ऐसा करने पर विक्रांत हल्के से सुमित्रा जी को देखकर मुस्कुरा देता है। विक्रांत को मुस्कुराता हुआ देखकर सुमित्रा जी और माया जी एक दूसरे का चेहरा देखकर मुस्कुरा देती हैं। फिर वह दोनों आवान की तरफ चली जाती हैं। सुमित्रा जी और माया जी आवान के पास पहुंचकर आवान को हल्दी लगाती हैं और उसके बाद वाणी को हल्दी लगाती हैं। वाणी को हल्दी लग जाने के बाद सुमित्रा जी और माया जी पीछे हट जाते हैं। वहीं अब मुकेश जी और शशांक जी पहले समीर, मान्यता को हल्दी लगाते हैं। फिर विक्रांत, दिया को हल्दी लगाते हैं, उसके बाद आवान और वाणी को। इसी तरह शिवांश और सिद्धि भी आगे आते हैं और वह दोनों भी सबको एक एक कर हल्दी लगाते हैं।
इधर अवतार और अंतरा भी आगे आते हैं और वह दोनों भी सबको हल्दी लगाते हैं। वही इति, अमाया और कीर्ति भी एक साथ आगे आती हैं और वह दोनों भी सबको एक एक कर हल्दी लगाती हैं। इसके बाद शमशेर, देवा, मनन और रवि भी एक साथ आगे आते हैं। वह चारों लड़कियों को तो ठीक से हल्दी लगाते हैं, लेकिन जब समीर, विक्रांत और आवान की बारी आती है तो वह चारों ही अपने हाथों में हल्दी भर भर के उनके मुंह पर लगा देते हैं। इन शॉर्ट कहा जाए तो वह चारों उन सबके मुंह में हल्दी थोप देते हैं। वही उन चारों की ऐसी हरकत देखकर समीर, विक्रांत और आवान उन चारों को घूरने लगता है, लेकिन उन चारों को तो जैसे आज कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। विक्रांत, आवान और समीर को अपनी तरफ घूरता हुआ पाकर वह चारों ही हंसने लगते हैं। वहीं उन सब को हंसता हुआ देखकर विक्रांत, समीर और आवान अपने दांतों को किरकिरते हुए रह जाते हैं। दादा ठाकुर ने किसी को भी हल्दी नहीं लगाया था। इसका रीजन कोई नहीं जानता था, लेकिन सबके बहुत कहने पर दादा ठाकुर ने हल्दी के प्याले को बस छू दिया था, लेकिन किसी को हल्दी नहीं लगाया था। वही शिवांश और अवतार दादा ठाकुर के इस बात पर दादा ठाकुर को देख रहे थे, लेकिन वह दोनों ही दादा ठाकुर से कुछ नहीं कहते हैं। इसी तरह से हल्दी की सारी रस्में होती है और सुमित्रा जी सभी कपल्स को अपने अपने कमरे में भेज देती है, ताकि वह अपनी हल्दी साफ करके थोड़ी देर आराम कर सके, क्योंकि थोड़ी देर में ही मेहंदी वाली आने वाली थी। किसी को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक एक हफ्ते बाद होने वाली शादी 2 दिन में ही क्यों हो रही है। वही दिया की फैमिली भी नहीं आ पा रही थी, क्योंकि दिया के दादाजी की तबीयत थोड़ी खराब थी, जिस वजह से वह लोग इतनी जल्दी शादी में नहीं आ पा रहे थे। इधर सुमित्रा जी और शशांक जी ने दिया के फैमिली से बात किया था और उन्हें आश्वासन दिया था कि रिसेप्शन में वह लोग साथ होंगे, तभी रिसेप्शन होगा। जिसके बाद वह लोग थोड़े खुश थे, क्योंकि दिया उन सब की बहुत ही ज्यादा प्यारी बच्ची थी और कुछ परेशानियों की वजह से वह लोग शादी नहीं अटेंड कर पा रहे थे। इधर सभी लड़कियां और लड़के अपने अपने कमरे में जाकर हल्दी साफ करने लगते हैं। चैप्टर 166। अब आगे। आरएसएस हवेली, आगरा। रात का समय। सभी लड़कियां माया जी और सुमित्रा जी के साथ इस वक्त हाल में बैठी हुई थी। वही उन सभी के हाथों में मेहंदी लग रही थी। इस वक्त कोई गेस्ट नहीं था सिवाय परिवार के, क्योंकि शिवांश ने मना कर दिया था कि कोई गेस्ट नहीं आ रहे हैं, सिर्फ अपने ही फैमिली मेंबर्स लोग रहेंगे। वहीं अभी का फंक्शन ज्यादा बड़ा नहीं था और शादी जल्दबाजी में हो रही थी, जिस वजह से किसी ने कोई आपत्ति नहीं जताई और बस मेहंदी लगाने बैठ गई थी। वही सिद्धि मेहंदी वाले से मेहंदी लगवा रही थी। इसके साथ ही शिवांश को अपने बगल में बैठाया हुआ था। वही शिवांश सिद्धि के दोनों हाथों को पकड़े हुए था, क्योंकि सिद्धि की एक हाथ में मेहंदी लग चुकी थी और दूसरे हाथ में मेहंदी लग रही थी। लेकिन सिद्धि ने शिवांश से यह कहा था कि अब उसके दोनों हाथ दर्द हो रहे हैं, जिस वजह से वह अपने हाथों को ज्यादा देर हवा में नहीं रोक सकती है। वही सिद्धि की बात सुनकर सभी लोग को खूब हंसी आती है और वह लोग हंसते भी हैं, लेकिन शिवांश की घूरती हुई नजरों को अपने ऊपर पाकर वह सब चुप भी हो जाते हैं। फिर भी शिवांश अपनी लिटिल गर्ल की उटपटांग सी बातें सुनकर, उसकी बातें सुनकर राजी हो जाता है। इसलिए शिवांश अभी सिद्धि के दोनों हाथों को पकड़े बैठा हुआ था। वही अवतार भी अंतरा की बगल में बैठकर अंतरा के हाथों को फूंक रहा था, क्योंकि अंतरा के हाथों में मेहंदी लग चुकी थी। वहीं अंतरा अवतार की ऐसी हरकत पर बस शर्माते हुए मुस्कुरा रही थी। इधर आवान, समीर और विक्रांत को सुमित्रा जी ने मुकेश जी और शशांक जी के पास बैठाया हुआ था, क्योंकि वह अच्छे से जानती थी कि यह तीनों लड़के ही अपनी होने वाली बीवियों के हाथ में मेहंदी को देखने जरूर जाएंगे। लेकिन मेहंदी को अभी कोई नहीं देख सकता था, क्योंकि यह उन लोगों के घर की रस्म थी कि अपनी दुल्हन के हाथों में मेहंदी उसका दूल्हा बस सुहागरात वाले दिन ही देख सकता है, उसके पहले नहीं। वही विक्रांत को तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, शायद विक्रांत दिया से नाराज था। लेकिन समीर और आवान को तो जैसे बेचैनी हो रही थी अपनी अपनी वालियों के हाथ में मेहंदी देखने के लिए। इधर इति ने भी अपने हाथों में मेहंदी लगा लिया था। वह अभी अमाया और कीर्ति के साथ बैठी हुई थी, उन्होंने भी अपने हाथों में मेहंदी लगवा लिया था। वही सुमित्रा जी और माया जी ने भी मेहंदी लगवा लिया था। अभी सिर्फ सिद्धि, वाणी, मान्यता और दिया ही मेहंदी लगवा रही थी। तभी दिया के पास बैठी हुई मेहंदी आर्टिस्ट दिया के तरफ देखकर दिया से कहती है, आपकी मेहंदी लग चुकी है, एक बार देख लीजिए। वही अपनी मेहंदी आर्टिस्ट की बात सुनकर दिया अपने सेंस में वापस आती है और एक नज़र अपने हाथ में लगे मेहंदी को देखते हैं, जिसमें उसकी हाथ की हथेलियां में दिल बनाकर विक्रांत का नाम लिखा था।
वही अपने हाथों में विक्रांत के नाम को देखकर दिया की आंखें नम हो जाती है और वह अपनी नजर उठाकर विक्रांत की तरफ देखती है, जो अभी अपने फोन में लगा हुआ था। दिया की एक हाथ की मेहंदी सूख चुकी थी और दूसरे हाथ की मेहंदी अब लग चुकी थी। वही मेहंदी आर्टिस्ट अब दिया को मेहंदी लगाने के बाद अपनी जगह से उठकर अपनी दूसरी साथी के पास जाकर बैठ जाती है, जो मान्यता को मेहंदी लगा रही थी। तभी दिया देखती है कि उसकी तरफ कोई नहीं देख रहे, तो दिया अपनी जगह से उठकर चली जाती है। इसी तरह कुछ वक्त बीते थे कि सभी की मेहंदी कंप्लीट हो चुकी थी और सब अपनी मेहंदियों को देख रहे थे। वही जब मान्यता अपनी नजर घुमाकर इधर उधर देखते हैं, तो उसे दिया कहीं नजर नहीं आती है, जिस वजह से मान्यता अपनी माँ की तरफ देखकर माया जी से कहती है, मान्यता, मम्मी दिया कहाँ है, नजर नहीं आ रही। वही मान्यता की बात सुनकर माया जी भी अपनी नजर इधर उधर घुमाकर दिया को देखने लगते हैं। इधर दिया कहाँ है, ये बात सुनकर विक्रांत, जो बहुत देर से अपने आप को झूठ मूठ का मोबाइल में बिजी रहने की कोशिश कर रहा था, वह अपने सर को झटके से उठता है और अपनी नजर इधर उधर घुमाकर दिया को ढूंढने लगता है। वही हाल में मौजूद दादा ठाकुर, शशांक जी, सुमित्रा जी, मुकेश जी, माया जी, अवतार, अंतरा, शिवांश, सिद्धि, समीर, मान्यता, आवान, वाणी, शमशेर, देवा, मनन, इति, अमाया, कीर्ति और अभी भी अपनी नजर इधर उधर घुमाकर दिया को देखने लगते हैं। अभी कोई कुछ कहता कि तभी पूरे हॉल की लाइट ऑफ हो जाती है। वही पूरे हॉल की लाइट ऑफ होता देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और कुछ बोलने को हुए थे। तभी हाल के बीचों बीच एक स्पॉटलाइट जलता है और उस स्पॉटलाइट के नीचे दिया अपने एक हाथ में माइक पकड़े खड़ी थी। वही दिया को अपने सामने देखकर सब चैन की सांस लेते हैं, लेकिन वह सब अब नासमझी से दिया की तरफ देखने लगती है कि दिया आखिर क्या करने वाली है। तभी दिया माइक को अपने मुंह के पास लाकर अपनी नजरों को उठाकर विक्रांत के ऊपर टिकती है और अपनी नजरों में बेइंतहा मोहब्बत लिए विक्रांत की तरफ देखकर बोलना शुरू करती है, तुम मेरी सुबह की वह पहली मुस्कान, ढालती शाम का सुकून हो तुम, हमारी पहली मोहब्बत, हमारी आंखों का नूर हो तुम भी समझते हो इस बात को, फिर क्यों हर बार खुद से दूर कर देते हो तुम, हमें तुम्हारे सारे गम मंजूर, फिर क्यों अपनी खुशियां हमारे नाम कर देते हो तुम, कहते हो हमारे बिना जी नहीं पाओगे, फिर क्यों हर बार सताते हो तुम्हारे आंखों की नमी गहराइयों को समझा है मैंने, फिर अपना दर्द हमें खुद समझते क्यों नहीं तुम, हर रिश्ते को चाहा है तुमने, फिर हमारे रिश्ते को क्यों भूल जाते हो तुम, मेरी सुबह की पहली मुस्कान, ढालती शाम का सुकून हो तुम, फिर भी क्यों भूल जाते हो मेरा वजूद हो तुम, मेरी सुबह की पहली मुस्कान, ढालती शाम का सुकून हो तुम। दिया अपनी कविता को बोलते हुए चुप हो जाती है। इसके साथ ही वो अपनी आंखों में नमी और प्यार लिए विक्रांत को देखने लगती है। वही विक्रांत जो दिया को देख रहा था, वह दिया के शब्दों में जैसे कहीं खो सा जाता है। अभी विक्रांत या दिया में से कोई कुछ कहता कि तभी हाल में सब लोग ताली बजाने लगते हैं। वही ताली बजाने की आवाज से विक्रांत और दिया का ध्यान टूटता है। इसके साथ ही दिया शर्म से अपनी आंखों को नीचे कर लेती है। वही दिया की ऐसी हरकत और शायरी सुनकर विक्रांत के चेहरे पर ना चाहते हुए भी मुस्कुराहट आ जाती है। विक्रांत भी अपने सर को नीचे कर अपनी आंखों को उठाकर दिया की तरफ मुस्कुराकर देखने लगता है। वही दिया भी विक्रांत की तरफ देख रही थी और अपने एक हाथ को उठाकर अपने येलो को छूते हुए विक्रांत से इशारे में सॉरी कहती है। वही दिया की ऐसी हरकत देखकर विक्रांत मुस्कुराते हुए अपने सर को नामे दिला देता है। वही दिया जब देखती है कि विक्रांत मान गया है, तो दिया की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वही विक्रांत भी अब मुस्कुराते हुए दिया को देख रहा था। तभी विक्रांत के बगल में दूसरे सोफे पर शमशेर, देवा और मनन के साथ बैठा हुआ अभी अपनी जगह से उठता है। फिर अभी विक्रांत के हाथों को पकड़कर दिया के पास ले जाता है। इधर अभी के खींचने पर विक्रांत भी अभी के साथ खींचा चला जाता है। वही अभी अब विक्रांत को दिया के पास लाकर खड़ा करता है और दिया के हाथों से बहुत अच्छे से माइक को लेकर विक्रांत के हाथ में वह माइक पकड़ा देता है। वही अभी अब विक्रांत को दिया के लिए कुछ बोलने का इशारा करता है। वही विक्रांत अभी को देखकर अपने सर को खुजा देता है। विक्रांत की ऐसी हरकत देखकर अभी अपने माथे को पीट लेता है। तभी विक्रांत हंसते हुए अभी के हाथ से माइक ले लेता है और दिया की तरफ देखते हुए अपनी नजरों में प्यार लिए दिया से कहता है, रात पूनम की हो या अमावस की, हमने तुमको रात के अंधेरे की रोशनी समझा है, कि रात पूनम की हो या अमावस की, हमने तुम्हें रोशनी समझा है। तुम बात यहाँ प्यार मोहब्बत की करती हो, हमने तो तुम्हें अपनी जिंदगी माना है, तुम हमें अपना मानोगी क्या।
हमने पढ़ा है तुम्हारी आंखों को तुम हमारे जज्बात समझ पाओगी क्या? क्या आज की इस भीड़ की दुनिया में अकेले में हमें महसूस कर पाओगी क्या? हमने समझा मंजिल तुम्हें इस बात को तुम समझ पाओगी क्या? चलो माना तुम समझी नहीं हमारे जज्बात तो तुम अपने जज्बात हमें समझा पाओगी क्या? हमने तुम्हें सुबह की पहली किरण माना, तुम हमें दिन की आखिरी किरण मान पाओगी क्या? वही विक्रांत के ये कहते ही दिया जो विक्रांत की तरफ देख रही थी, वह झट से विक्रांत के गले से लग जाती है और अपने सर को हाँ में हिला देती है। वही विक्रांत भी अपने ही एक हाथ को दिया की पीठ पर रख और अपने दूसरे हाथ को भी दिया के सर पर रख सहलाने लगता है। इसके साथ ही पूरे हॉल में एक बार फिर से तेज तालियां की गड़गड़ाहट होने लगती है। वहीं अब सब लोग काफी खुश थे कि चलो फाइनली दिया और विक्रांत एक हो गए हैं। विक्रांत ही नाराजगी दिया से दूर हो गई है। दरअसल दिया ने सिद्धि, वाणी और मान्यता को बता दिया था कि विक्रांत उससे क्यों नाराज है, जिस वजह से मान्यता, वाणी और सिद्धि ने बाकी लोगों को भी यह बात बता दिया था। दिया अपनी गलती मानती थी, लेकिन विक्रांत शायद दिया से बहुत नाराज था, लेकिन अभी विक्रांत की नाराजगी भी दूर हो चुकी थी। वहीं अब माया जी अपनी जगह से उठती है और सबकी तरफ देखते हुए सबको खाना खाने के लिए चलने को कहती हैं। इसके साथ ही सब लोग माया जी की बात सुनकर डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाने लगते हैं। वही सारे आदमी अपने अपने बीवियों को या होने वाली बीवियों को खाना खिलाने लगते हैं, क्योंकि उन सबके हाथों में मेहंदी लगी हुई थी। वही सभी लोग खाना खाने के बाद अपने रूम में रेस्ट करने चले जाते हैं, क्योंकि कल दोपहर में ही शादी का मुहूर्त था। सब लोग अपने रूम में जाकर रेस्ट करने लगते हैं। दूसरी तरफ अवतार के रूम में अवतार अभी अपने रूम में बैठा अपने हाथों में एक जरबेदार दुपट्टे को बहुत ध्यान से देख रहा था। अवतार ने इस वक्त अपने कपड़े को चेंज कर लिया था। अभी उसने एक शर्ट और लोअर पहना हुआ था। वही अंतरा अब वह वॉशरूम से बाहर निकलती है। अंतरा ने इस वक्त सिल्क का ब्लैक कलर का नाइट ड्रेस पहना हुआ था। अंतरा बाथरूम से निकलती है तो उसकी नजर अवतार के ऊपर जाती है। वही अंतरा अवतार के हाथों में उस जरा भरा दुपट्टे को देखकर समझ जाती है कि अवतार क्यों उस दुपट्टे को देख रहा था। वही अंतरा अवतार को देखकर लंबी गहरी सांस लेकर छोड़ती है और अवतार की तरफ बढ़ जाती है। फिर अंतरा अवतार के हाथों से उस दुपट्टे को लेकर अच्छे से फोल्ड करके एक थाल में रख देती है जो उस रूम में एक टेबल पर रखा हुआ था। उस थाल में उस दुपट्टे को रखकर अंतरा उस थाल को एक लाल कपड़े से ढक देती है। फिर अंतरा अवतार की तरफ मुड़ती है जो उसी को देख रहा था। अंतरा अवतार के पास पहुंचकर अवतार के पास बेड पर बैठकर अवतार के चेहरे पर देखकर मुस्कुराते हुए अवतार से कहती है, अंतरा, आप इतनी फिक्र मत कीजिए, आप देखना कल अगर आप अनु को ये दुपट्टा देंगे ना तो वह ले लेगी। इतना क्या सोच रहे हैं, आपकी बहन ही है, नाराज हो सकती है, नफरत नहीं करती आपसे। अवतार, क्या सच में बीवी वह इस दुपट्टे को ले लेगी? क्योंकि वह हमेशा से ही दुल्हन बनने के वक्त माँ सा के ही दुपट्टे को ओढ़ना चाहती थी, क्योंकि अनु हमेशा कहा करती थी कि इस दुपट्टे में माँ सा का बहुत सारा आशीर्वाद है, साथ ही दादी सा का भी बहुत सारा आशीर्वाद है और बड़ी माँ का भी आशीर्वाद है, इसलिए जब भी वह आवान की दुल्हन बनेगी तब वह इसी दुपट्टे को ओढ़कर बनेगी। अंतरा अभी अवतार को समझा ही रही थी कि तभी अवतार अंतरा की बातों को बीच में काटते हुए अंतर की तरफ देखते हुए अपने सवालों को अंतरा से पूछता है। वही अवतार के सवाल को सुनकर अंतरा मुस्कुराते हुए अवतार को लेकर बेड पर लेट जाती है और अवतार के सीने पर अपने सर को रख देती है। वही अवतार भी अपने एक हाथ को अंतरा के सर पर रख और अपने दूसरे हाथ को अंतरा की कमर पर रखकर सहलाने लगता है। इधर अंतरा अवतार के सीने पर अपने सर को रखकर अवतार से कहती है, अंतरा, हाँ ले लेगी, सच्ची मुझे पूरा विश्वास है, अब सो जाए, काफी रात हो चुकी है, कल शादी है। वही अवतार अंतरा की बात सुनकर मुस्कुरा देता है और अपने सर को थोड़ा झुकाकर अंतरा के बालों को ऊपर से अंतरा के सर को किस कर लेता है। फिर अवतार अंतरा के सर को सहलाने लगता है। इसके साथ ही अपनी आंखों को बंद कर लेता है। वही अंतरा भी अब अपनी आंखों को बंद कर लेती है। इसके साथ ही अवतार और अंतरा कुछ देर में बस यूं ही एक दूसरे की बाहों में सो जाते हैं। चैप्टर 167। अब आगे। अगली सुबह रॉयली होटल, कल्पनिक नाम, आगरा। ये होटल एक 7 स्टार होटल था जो ताजमहल के ठीक सामने पड़ता था। ये होटल शिवांश के एक दोस्त का था और यहाँ से ताजमहल साफ देखा जा सकता था। वही अभी इस होटल के पूरे हॉल में तैयारी हो चुकी थी, पूरे होटल को दुल्हन के जैसे सजाया गया था। वही होटल के गार्डन में 3 बेहद खूबसूरत मंडप भी सजे हुए थे, जिसको देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी राजा महाराजा के लिए उस मंडप को सजाया गया हो। और सच तो यही था कि आज धर्मजगर के कुंवर और भानगढ़ की राजकुमारी की शादी थी।
वही इस वक्त गार्डन एरिया में सुमित्रा जी, माया जी, मुकेश जी और शशांक जी मौजूद थे। इसके साथ ही वह चारों उन मेहमानों से मिल रहे थे और बात कर रहे थे जो इतने कम नोटिस में यहाँ आए थे। वहीं गार्डन एरिया के दूसरे की तरफ शमशेर, आवी, देवा और मनन भी थे, कुछ दूसरे लोगों से बात कर रहे थे। इधर दूसरी तरफ कीर्ति, अमाया, अंतरा भी मौजूद थे। वहीं शिवांश और दादा ठाकुर भी कुछ गेस्ट से बात कर रहे थे। गार्डन एरिया में अगर कोई मौजूद नहीं था तो वह थी सिद्धि और इति, जो इस वक्त वाणी के साथ उसके कमरे में थी। दया भी अपने कमरे में तैयार हो रही थी और मान्यता भी अपने कमरे में तैयार हो रही थी। इधर अवतार वाणी के कमरे के बाहर खड़ा कब से अंदर जाने के बारे में सोच रहा था, लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वह अंदर जा सके। बहुत देर खुद को समझने के बाद अवतार बहुत हिम्मत करके वाणी के कमरे का डोर नॉक करता है। वही डोर नॉक करने की आवाज सुनकर शीशे के सामने दुल्हन बन के बैठी वाणी, जो अपनी आंखों में नमी लिए अपने आप को देख रही थी, वह होश में आती है और अपनी आंखों में आए नमी को पोंछते हुए कहती है, वाणी, अंदर आ जाए। वही वाणी का परमिशन मिलते ही बाहर खड़ा अवतार बहुत हिम्मत करके गेट को ओपन करता है और अंदर कमरे में जाता है। अवतार जब अंदर कमरे में जाता है तो देखता है वाणी मिरर के सामने चेयर पर बैठी हुई है। वाणी को देखकर अवतार के कदम अपनी जगह रुक जाते हैं, क्योंकि उसकी छोटी सी बहन आज इतनी बड़ी हो गई कि उसकी शादी हो रही है। वही अवतार वाणी को देखने लग जाता है। वाणी ने इस वक्त रेड कलर के जारावदार लहंगे को पहना हुआ था। वह लहंगे देखने से बेहद खूबसूरत और काफी भारी लग रहा था। उस लहंगे में सोने के तार से वर्क किया गया था और उसमें छोटे छोटे डायमंड भी लगे हुए थे। इसके साथ ही वाणी ने खानदानी ज्वेलरी पहनी हुई थी, जो कि ठाकुर खानदान के बहू को मिलती थी। वह ज्वेलरी वाणी के सास यानी आवांग के मां की थी, जिन्होंने अपनी होने वाली बहू के लिए बहुत पहले ही संजोग के रखा था। वाणी ने अपने गले में एक गला बंद पहना हुआ था। इसके साथ ही एक रानी हार भी, जो थोड़ा नीचे लटक रहा था। वाणी ने अपने कान में उस गले बंद सेट का झुमका पहना हुआ था, जो थोड़ा बड़ा था। वही वाणी ने एक बड़ी सी नथ पहनी हुई थी। इसके साथ ही वाणी ने अपने सर पर माथा पट्टी सजा के रखा था, जो बहुत खूबसूरत लग रहा था। वाणी ने अपने बालों को जुड़ा करके उसके ऊपर से दुल्हन का चुनर डाला हुआ था। वाणी ने अपनी दोनों हाथों में चूड़ा पहना हुआ था। इसके साथ ही वाणी ने अपने दोनों हाथों में कलीरे भी लटकाया हुआ था। इसके साथ ही वाणी ने अपने कमर पर एक मोटा सा कमरबंद भी पहना हुआ था, जिसमें वाणी की खूबसूरत कमर बहुत अच्छी लग रही थी। वाणी ने अपने दोनों पैरों में सोने के पायल पहने हुए थे। वाणी इस वक्त बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वही अवतार अपनी छोटी सी बहन को ऐसे देखकर उसकी आंखें नम हो जाती है। इधर वाणी जब ये देखती है कि गेट पर से अंदर कौन आया है और उसकी नजर जब अवतार पर पड़ती है, तो वाणी अपने जगह से खड़ी होकर अपने सर को अवतार की तरफ घुमाकर अवतार को देखने लगती है। तभी वाणी की नजर अवतार की नम आंखों पर जाती है। इधर अवतार जो वाणी को देख रहा था, वह वाणी के खड़े होने से अपने होश में आता है। इसके साथ ही अवतार अपनी नजर इधर उधर घुमाते हुए वाणी से पूछता है, अवतार, आप यहाँ अकेली हैं? हमने सुना था कि सिद्धि भी आपके साथ यहीं पर है। वही अवतार की बात सुनकर वाणी अपनी नजरों को अवतार की तरफ से घुमाकर बहुत ही आहिस्ता से अवतार से कहती है, वाणी, हाँ, वह मान्यता का कॉल आया था सिद्धि के मोबाइल पर, वह उसे बुला रही थी, वह वही गई है। अवतार, ओ अच्छा। वाणी की बातों को सुनकर और वाणी को नजरें फेरता हुआ देखकर अवतार के दिल में एक अफसोस फिर से होता है। इसके साथ ही अवतार वाणी के बातों का जवाब अपने सर को हाँ में हिलाते हुए अपनी नजरें दूसरी तरफ करके वाणी को जवाब देता है। तभी अवतार अपने हाथों में लाए हुए पैकेट को देखता है। फिर अवतार एक लंबी गहरी सांस लेकर छोड़ता है और रूम में थोड़ा और अंदर जाकर उस पैकेट में से एक चुनर निकालता है। फिर उस जरावदार चुनर वाणी को दिखाते हुए वाणी से कहता है, अवतार, अनु, यह मासा का चुनर जो आपको हमेशा से पसंद था, याद है आपको? आप बचपन में कहा करती थी माँ से कि जब भी आपकी शादी आवान से होगी आप ये चुनर उनसे ले लेंगी, क्योंकि इस चुनर में उनका बड़ी माँ सा, दादी सा और नानी सा का आशीर्वाद है, जिस वजह से आप ये चुनर उनसे ले लेंगी। और यह चुनर आपकी सबसे फेवरेट चुनर थी। आप हमेशा ही इस चुनर को उनके कमरे से जाकर उठाकर रख लिया करती थी और उन्हें कहा करती थी कि वह आवान और आपकी शादी जल्दी से करवा दे, ताकि आप इस चुनर को हमेशा के लिए अपने पास रख सके। अगर आपको ठीक लगे तो बच्चे आप इस चुनर को आज ओढ़ लीजिएगा। बस यही कहने आए थे। वाणी से अपनी बात कहते हुए अवतार की जुबान लड़खड़ाने लगती है, क्योंकि अवतार की आंखों में भी नमी आ चुकी थी।
वही अवतार अपनी आंखों में आई नमी को छुपाते हुए इधर उधर अपनी नजर करते हुए वाणी से अपनी बात बोलता है और आखिरी लाइन बोलते वक्त अवतार उसे चुनर को बेड पर रखकर वाणी की तरफ अपनी पीठ कर लेता है, फिर कमरे से जाने लगता है। अभी अवतार ने 2 कदम बढ़ाया ही था कि तभी अवतार के कानों में वाणी की आवाज पड़ती है। वाणी, अवतू भाई सा अपनी इस छोटी सी गुड़िया को दुल्हन नहीं बनाएंगे, अपनी इस छोटी सी गुड़िया के सर पर मासा का चुनर नहीं रखेंगे, अपने इस छोटी सी गुड़िया को अपने साथ नहीं ले जाएंगे आवान की दुल्हन के तौर पर। आपने तो हमेशा से ही कहा था ना कि जब हम आवान की दुल्हन बनेंगे तो आप हमें अपने हाथों से इस चुनर को उड़ाएंगे और खुद आवान के पास हमें छोड़कर आएंगे। इसके साथ साथ आवान को ये भी धमकी दे देंगे कि अगर उन्होंने हमारी आंखों में आंसू आने दिया तो आप उन्हें माफ नहीं करेंगे। तो अपनी इस छोटी सी बहन से इतना दूर क्यों खड़े हैं? बहुत थक गए हैं हम भाई सा अपनों से दूर रहकर, अपनों के प्यार से अनजान रहकर, अपने भाई सा के साय से अनजान रहकर। अब हमें हमारे अवतू भाई सा चाहिए, उनका प्यार चाहिए। अपनी इस बहन को डोली में बैठाने का हक आपकी यह बहन आपको देती है। अवतार से इतना कहते हुए वाणी जोर जोर से रोने लगती है। वही अवतार जो वाणी की बात सुनकर अपनी जगह पर जम के खड़ा था, जब उसके कानों में वाणी की रोने की आवाज पड़ती है तो वह झट से घूमकर वाणी की तरफ देखता है और बिना एक पल की देरी किए वाणी की तरफ अपने कदम को बढ़ा देता है। इधर वाणी जब देखती है कि अवतार उसकी तरफ बढ़ रहा है तो वाणी अवतार को अपने तरफ आने का बिना इंतजार किए हुए खुद भी अवतार के तरफ बढ़ जाती है और जाकर जल्दी से अवतार के सीने से लग जाती है। वहीं अवतार भी वाणी को अपनी बाहों में भर लेता है और अपने दोनों हाथ को वाणी के सर पर रखकर वाणी को खुद में सटा लेता है। अवतार की भी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, वाणी भी रोने लगती है। वही गेट पर खड़े आवान और समीर यह चीज देखकर मुस्कुराने लगते हैं और मुस्कुरा कर एक दूसरे को देखते हैं। इसके बाद ही वह दोनों वहां से नीचे गार्डन एरिया की तरफ चले जाते हैं। यहाँ रूम के अंदर अवतार वाणी के सर को सहलाते हुए वाणी से कहता है, अवतार, किसने कहा कि अपनी गुड़िया रानी को हम विदा नहीं करेंगे? किसने कहा अपनी अनु से हम प्यार नहीं करेंगे? हम तो कब से बेकरार है अपनी अनु से प्यार करने के लिए, अपनी अनु के नखरे उठाने के लिए, लेकिन हमारी अनु ने हमें मौका ही नहीं दिया। अब मौका आ गया है ना, अब देखना आपके अवतू भाई सा आपको ढेर सारा प्यार करेंगे और आपके नखरे भी उठेंगे। वाणी से इतना कहकर अवतार वाणी के सर को सहलाए जा रहा था। वही वाणी अवतार के सीने से लगे हुए सूखते हुए अवतार से कहती है, वाणी, अगर आप हमें इतना ही प्यार करते हैं तो आपने उस दिन हमें पार्टी में क्यों नहीं पहचाना? क्यों नहीं अपने अनु के पास आए? हमने सोचा था कि आपको जब पता चलेगा कि हम ही आपके अनु हैं तो आप हमारे पास जरूर आएंगे। आपको पता है हमें तो कुछ याद भी नहीं था, लेकिन जब शिवांश भाई सा ने उस रात हमें सच बताया तो हमें पहले यकीन नहीं हुआ, लेकिन सारे फोटोग्राफ और सबूत देखने के बाद हमें थोड़ा बहुत ही कुछ याद आया था और जब हमने आपको पार्टी में देखा तो हमें सब कुछ वापस याद आ गया था। हमने सोचा था आप हमारे पास आएंगे, हमारा परिवार वापस एक होगा, लेकिन आप हमारे पास नहीं आए और चले गए। हमारा दिल बहुत दुखा था और जब उस दिन अपने आवान पर हाथ उठाया तो हमें बस यही लगा कि आप अपनी दुश्मनी में अपनी अनु को भी भूल गए। आप अपनी दुश्मनी निभा सकते हैं लेकिन अपना प्यार नहीं। क्या ये दुश्मनी इतनी जरूरी है भाई सा कि अपनों को अपने से दूर कर दे? क्या मिला इस दुश्मनी में? बस हमने खोया ही है। वाणी अवतार से अपनी बात कहते हुए जोर जोर से रोने लगती है। इधर अवतार वाणी की बातों को सुनकर उसे समझ आता है कि वाणी उससे क्यों नाराज होकर बैठी थी, क्योंकि उसने अपनी कश्मकश में पार्टी में वाणी को पहचानने के बावजूद वाणी से नहीं मिला था और पहले शिवांश से, बाद में पैलेस में आवान से लड़ पड़ा था, जिस वजह से वाणी उससे नाराज होकर बैठी हुई थी। इधर अवतार वाणी को समझाने के लिए वाणी के सर को सहलाते हुए वाणी से कहता है, अवतार, हमें माफ कर दीजिए, अनु आपके अवतू भाई सा से गलती हो गई। अब आप देखिएगा आपके भाई सा सब कुछ पहले जैसा कर देंगे। आप चाहती हैं ना ये दुश्मनी ना रहे, तो ये दुश्मनी खत्म होगी सिर्फ आपके लिए, यह आपके अवतू भाई सा का वादा है। अवतार के कहने पर वाणी अपने सर को अवतार के सीने से हटकर अवतार की आंखों में देखते हुए अवतार से पूछती है, वाणी, सच्ची अवतू भाई सा? अवतार, मुच्ची। वाणी के इस तरह से पूछने पर अवतार वाणी के फोरहेड पर प्यार से किस करता है और वाणी को जवाब देता है। वही अवतार की बात सुनकर वाणी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है, जो शायद इतने वक्त से गायब थी। वही अवतार वाणी को मुस्कुराता हुआ देखकर वाणी को अपने साथ लाकर ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठाता है। उसके बाद अवतार वाणी के सर पर अपने साथ लाई हुई चुनर को वाणी के सर पर उड़ाकर वाणी को देखने लगता है। वही वाणी अपने चेहरे पर खुशी और आंखों में चमक लिए अवतार को देख रही थी।
अवतार वाणी के सर पर झुककर चुनर के ऊपर से प्यार से किस करता है। फिर वाणी के चेहरे को उस चुनर से ढककर वाणी को अपने साथ उठाता है और रूम से निकलकर बाहर गार्डन एरिया में जाने लगता है। चैप्टर 168। अब आगे। रॉयली होटल, काल्पनिक नाम आगरा। गार्डन एरिया में इस वक्त सभी लोग मौजूद थे। वहीं एक मंडप में समीर और मान्यता बैठे हुए थे। समीर ने इस वक्त क्रीम कलर की शेरवानी पहनी हुई थी। इसके साथ ही समीर ने अपने सर पर सेहरा सजाया हुआ था। समीर ने अपने गले में एक हार पहना हुआ था, जो समीर के खानदान की निशानी थी। वही समीर ने अपनी एक तरफ कंधे पर शॉल रखा हुआ था। समीर ने अपने एक हाथ में वॉच पहना हुआ था। वही समीर अभी बहुत ही ज्यादा हैंडसम और डैशिंग लग रहा था। समीर को इस तरह से देखते हुए ना जाने कितनी लड़कियों का आज दिल टूटने वाला था। वही समीर के बगल में मान्यता ने भी क्रीम और गोल्डन कलर की लहंगा पहना हुआ था। पूरे लहंगे में छोटे छोटे डायमंड के वर्क थे। मान्यता ने अपने दोनों हाथों में चूड़ा पहना हुआ था। इसके साथ ही मान्यता के हाथों में कलीरे भी था। मान्यता का चेहरा इस वक्त चुनर से ढका हुआ था। वह चुनर नेट की थी, जिस वजह से मान्यता का थोड़ा सा चेहरा चुनर से ही दिख रहा था। मान्यता ने बड़ी सी नथ पहनी हुई थी। इसके साथ ही मान्यता ने अपने सर पर बड़ा सा मान टीका पहना हुआ था। मान्यता ने अपने गले में एक गला बंद पहना हुआ था। इसके अलावा मान्यता ने अपने गले में कुछ नहीं पहना था। मान्यता ने अपने कानों में बड़े बड़े झुमके पहने हुए थे। वही मान्यता ने अपने कमर पर एक पतला सा कमरबंद पहना था, जो कि डायमंड का ही था। वही दूसरे मंडप में दया और विक्रांत बैठे हुए थे। विक्रांत ने इस वक्त ऑरेंज कलर की शेरवानी पहनी हुई थी। इसके साथ ही विक्रांत ने अपने सर पर सेहरा सजा कर रखा था। वही विक्रांत ने अपने कंधे पर एक तरफ शॉल रखा हुआ था, जो कि थोड़ा जरावदार था। विक्रांत के चेहरे पर इस वक्त लंबी सी मुस्कुराहट थी और विक्रांत अपनी हाथों को जोड़े सामने हवन कुंड में देख रहा था। वही विक्रांत को इतना खुश देखकर सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। इधर विक्रांत के बगल में दया अपने सर को झुकाकर अपने हाथ को जोड़ बैठी थी। दया के सर पर इस वक्त चुनर था, जो नेट का था, जिस वजह से दया का चेहरा दिख रहा था। दया ने अपने गले में एक रानी हार पहना था। इसके साथ ही दया ने एक गला बंद भी पहना हुआ था। दया ने अपने दोनों हाथों में चूड़ा पहना हुआ था और साथ ही कलीरे भी। वही दया एक छोटी सी नथ पहनी हुई थी, जो दया के चेहरे के हिसाब से परफेक्ट लग रही थी। दया ने अपने दोनों कानों में बड़े झुमके पहने हुए थे। वही दया ने अपने सर पर माथा पट्टी को सजाया हुआ था। दया की कमर पर एक सोने का कमरबंद था। दया इस वक्त बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही थी। साथ ही दया के चेहरे पर शर्म की एक लाली थी, जो बहुत कम ही देखने को मिलती थी। दूसरे मंडप में आवान और वाणी बैठे हुए थे। आवान ने इस वक्त रेड कलर की शेरवानी पहनी हुई थी। इसके साथ ही आवान ने अपने सर पर एक पगड़ी सजाई हुई थी, जिस पर शेर का एक तुर्बन लगा हुआ था। साथ ही आवान ने अपने एक कंधे पर उस पगड़ी से ही मैचिंग आसमानी रंग का शॉल डाला हुआ था, जो कि एक राजा की शान को बढ़ाने के लिए उनके खानदान में पहना जाता था। वही आवान ने अपनी एक हाथ में महंगी वॉच पहन के रखी थी। आवान के चेहरे पर इस वक्त हल्की सी स्माइल और दुनिया भर की खुशी नजर आ रही थी। आवाज इस वक्त कहर ढा रहा था। वही आवान के बगल में बैठी हुई वाणी अपने सर को झुकाए शर्मा रही थी। वाणी के चेहरे पर इस वक्त शर्म की लाली छाई हुई थी। इधर आवान और वाणी के मंडप के बगल में खड़े अवतार, अंतरा और अमाया मुस्कुराते हुए उन दोनों को ही देख रहे थे। वही सामने सोफे पर बैठे दादा ठाकुर भी उन तीनों की शादी होते हुए देखकर मुस्कुरा रहे थे। सुमित्रा जी और शशांक जी विक्रांत और दया के मंडप के बगल में उन दोनों के पीछे खड़े उन दोनों को मुस्कुराता हुआ देख रहे थे। इधर माया जी और मुकेश जी समीर और मान्यता के मंडप के बगल में खड़े उन दोनों को मुस्कुराता हुआ देख रहे थे। वहीं थोड़ी दूरी पर दूसरे सोफे पर शमशेर, देवा, मनन और अवी भी उन तीनों को इस तरह से मुस्कुराता हुआ देख रहे थे। इस वक्त वहां पर सभी लोग मौजूद थे, शिवाय शिवांश, सिद्धि, कीर्ति और इति के दादा ठाकुर ने बहुत बार अवी या शमशेर को उन सबको लाने के लिए भेजा था, लेकिन अभी हर बार यही कहकर वापस लौट आ रहा था कि शिवांश और सिद्धि पता नहीं कहाँ है, साथ में कीर्ति और इति भी नहीं मिल रहे हैं। दादा ठाकुर ने सोचा कि शायद वह लोग किसी और तैयारी में बिजी होंगे, इसलिए शांत होकर बैठ जाते हैं। लेकिन जब बाद में शिवांश सिद्धि नहीं मिलते तो वह शिवांश को फोन करने का सोचते हैं, जिस वजह से शिवांश फोन ना उठाते हुए दादा ठाकुर को सिर्फ ये मैसेज भेज देता है कि शादी नहीं रुकनी चाहिए, वह लोग किसी जरूरी काम से बाहर फंस चुके हैं। दादा ठाकुर को समझ नहीं आ रहा था कि वह चारों कहाँ गए हैं।
लेकिन फिर भी दादा ठाकुर ने इस बात को बाद में पता करने का सोचकर अभी वहीं पर बैठना सही समझते हैं। इधर अब तीनों कपल्स खड़े अपनी अपनी जगह से खड़े होकर पंडित जी के कहे अनुसार एक दूसरे को वर्णमाला पहनाते हैं। तीनों मंडप में अलग अलग पंडित बैठे हुए थे। वही वर्णमाला पहनाने के बाद तीनों ही कपल्स वापस से अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। वही सब लोग बस सब तीनों ही कपल को मुस्कुराते हुए देख रहे थे। शादी में बहुत कम मेहमान आए थे क्योंकि यह शादी बहुत जल्दी में हो रही थी। कुछ देर में शादी की रस्में शुरू हो जाती है और पंडित जी गठबंधन के लिए बुलाते हैं। वही पंडित जी के बुलाने पर वाणी और आवान का गठबंधन अंतरा करती है। इधर दया और विक्रांत का गठबंधन सुमित्रा जी करती है और उधर मान्यता और समीर का गठबंधन माया जी करती हैं। वही गठबंधन होते ही अब पंडित जी कुछ मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं। मंत्र पढ़ने के बाद तीनों ही पंडित जी उन तीनों कपल्स को फेरे के लिए खड़े होने के लिए कहते हैं। वही पंडित जी के कहे अनुसार समीर अपनी जगह से खड़े होता है और मान्यता की तरफ हाथ बढ़ा देता है। वही मान्यता समीर का हाथ पकड़कर अपने लहंगे को संभालते हुए खड़ी हो जाती है। इधर विक्रांत भी खड़ा होता है और वह दया की तरफ अपने हाथ को बढ़ा देता है। दया भी विक्रांत का हाथ मुस्कुराते हुए पकड़ती है और खड़ी हो जाती है। इधर आवान भी अपनी जगह से खड़ा होता है और वाणी की तरफ अपने हाथ को बढ़ा देता है। वाणी भी शर्माते हुए आवान के हाथ में अपने हाथ को देती है और आवान के साथ खड़ी हो जाती है। तीनों ही कपल्स के खड़े होने के बाद पंडित जी फेरों का मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं और उन्हें फेर लेने के लिए कहते हैं। इधर पंडित जी के कहे अनुसार तीनों कपल फेरे शुरू कर देते हैं। पहले 4 फेरे में लड़के आगे रहते हैं। वही 4 फेरा खत्म होने के बाद 5वें फेरे से पंडित जी उन तीनों को ही रोकते हैं और अब दुल्हनों को आगे चलने के लिए कहते हैं। वही पंडित जी के कहने अनुसार तीनों दुल्हनियां अब अपने दूल्हे के आगे खड़ी होती है और फेर लेने लगती है। कुछ देर में 7वां फेरा हो जाता है। फिर पंडित जी सबको अपनी जगह बैठने के लिए कहते हैं। अपनी जगह पर बैठने के बाद पंडित जी वधू के माता पिता को बुलाते हैं ताकि वह कन्यादान कर सके। वही पंडित जी के कहने पर मान्यता का कन्यादान करने मुकेश जी और माया जी आगे आते हैं और मान्यता का कन्यादान करने लगते हैं। मान्यता का कन्यादान करते वक्त मुकेश जी और माया जी की आंखें नम थी। सबसे ज्यादा मुकेश जी की, क्योंकि मान्यता उनकी लाडली बिटिया जो थी। वही मान्यता का कन्यादान होता हुआ देखकर मनन की भी आंखें नम थी। वह नाम आंखों से मान्यता को देख रहा था। इधर दया का कन्यादान सुमित्रा जी और शशांक जी कर रहे थे। वही दया नम आंखों से सुमित्रा जी और शशांक जी को देख रही थी। दया की आंखें नम थी क्योंकि उसके परिवार वाले नहीं आ पाए थे, जिस वजह से दया बहुत उदास थी। लेकिन शशांक जी और सुमित्रा जी को अपना कन्यादान करता हुआ देखकर दया मुस्कुरा उठती है और उसकी आंखों में नमी छा जाती है। इधर वाणी का कन्यादान अवतार कर रहा था। वही अवतार वाणी के चेहरे पर लगातार देखते हुए अपनी आंखों में नमी को लिए हुए वाणी का कन्यादान कर रहा था। वही वाणी अवतार के चेहरे को देखकर बस रोई जा रही थी और कन्यादान करते हुए अवतार को देख रही थी। वाणी की तरफ का माहौल थोड़ा इमोशनल था। वही वाणी को इस तरह से रोता हुआ देखकर आवान के दिल में बेचैनी हो रही थी। लेकिन आवान कुछ कर भी नहीं सकता था, क्योंकि वह जानता था कि वाणी अपने अवतू भाईसा से सबसे ज्यादा प्यार करती है और आज उसे उसका कन्यादान करता हुआ देखकर वह कितनी ज्यादा इमोशनल हो रही है। वही अंतरा भी अपनी आंखों में नमी लिए कभी अवतार को तो कभी वाणी को देख रही थी। इधर वाणी को रोता हुआ देखकर देवा, शमशेर और अवी की भी आंखें नम थी, क्योंकि वह सब भी बचपन से ही वाणी को जानते थे और अपनी सगी बहन से भी ज्यादा वाणी से प्यार करते थे। कुछ देर में कन्यादान की रस्म खत्म होती है और सभी माता पिता अपने बेटियों का हाथ उनके दूल्हे के हाथ में दे देते हैं। इधर अवतार जब वाणी का हाथ आवान की हाथ में देता है तो आवान की तरफ देखकर आवान की आंखों में आंखें डालकर आवान से कहता है, अवतार, हमारी बहन का ख्याल रखना। इसके आंख से आंसू नहीं आना चाहिए, इसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, वरना इसकी तकलीफ हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और याद रखना, अगर इसे तकलीफ हुई ना तो फिर वह तकलीफ तुम्हें भी होगी। जहां सब लोग अपनी बेटी का कन्यादान करने के बाद दूल्हे से रिक्वेस्ट करते हैं कि उनकी बेटी का ख्याल रखना, वही अवतार आवान को ऐसे बोल रहा था जैसे वह आवान को धमका रहा हो। वही आवान अवतार की बातें सुनकर हल्के से मुस्कुरा देता है, लेकिन अंतरा अपना सर पीट लेती है और लाचारी से अपने सर को ना में हिला देती है। इधर वाणी जो रो रही थी वह अवतार की धमकी सुनकर थोड़ा सा मुस्कुरा देती है। इधर अंतरा अवतार को हल्की सी कोहनी मारती है, जिस वजह से अवतार अंतरा की तरफ देखता है।
तो अंतरा उसे आंख दिखा देती है। वही अंतरा के आंख दिखाने पर अवतार अपना मुंह बनाते हुए आवान की तरफ देखने लगता है। अब भाई बीवी का खौफ ही ऐसा होता है कि अच्छे अच्छे डर जाते हैं। इधर आवान भी अवतार की बातें सुनकर हल्के से मुस्कुराता है और अवतार की तरफ देखकर अवतार से कहता है, आवान, डोंट वरी, हम जाना का ख्याल खुद से भी ज्यादा रखेंगे राजा सा। आवान की बातें जब अवतार सुनता है तो आवान के चेहरे को बहुत ध्यान से देखने लगता है। इसके साथ ही अवतार आवान के चेहरे को बिना भाव के देखते हुए आवान से कहता है, अवतार, तुम चाहो तो मुझे भाई सा कह सकते हो क्योंकि तुम अब हमारी अनु के हस्बैंड हो चुके हो, इसलिए हमने ये हक तुम्हें दिया है, लेकिन इसका मतलब यह मत समझ लेना कि तुम्हें छूट मिल जाएगी। अनु पर गलती से भी आवाज ऊंची करने की भी गलती मत करना, वरना वह तुम्हारी आखिरी गलती होगी। वही अवतार को वापस से आवान को धमकी देता हुआ देखकर अंतरा अब अपने दांतों को किटकीटती है और खुद अवतार को लेकर मंडप से उठ जाती है। इसके साथ ही अवतार को खींचते हुए मंडप से बाहर ले जाती है। वहीं अंतरा के खींचने पर अवतार अंतरा को मुंह बनाकर देखता है, तो अंतरा अपनी आंखों से अवतार को वार्न करती है। इधर अंतरा की वार्निंग मिलते ही अवतार अब चुप हो जाता है और चुपचाप से पहले आवान को घूरता है, फिर अपनी नजर वाणी की तरफ करके हल्के से मुस्कुराने लगता है। इधर वाणी अवतार की बातें सुनकर और उसकी हरकत देखकर हंसने लगी थी। वहीं आवान के भी चेहरे पर अब स्माइल आ गई थी, जिसके साथ आवान और वाणी आगे की रस्म पूरी करते हैं। चैप्टर 169। अब आगे। रॉयली होटल, काल्पनिक नाम आगरा। फेरे पूरे हो चुके थे और अब पंडित जी वर को अपनी वधू को मंगलसूत्र पहनाने के लिए कहते हैं। वही पंडित जी की बात सुनकर माया जी आगे आती है और समीर की तरफ एक थाल बड़ा देती है, जिसमें मंगलसूत्र और सिंदूर रखा हुआ था। वही माया जी के हाथों में पकड़े थाल में से समीर मंगलसूत्र उठाता है और उसे मान्यता के गले में पहना देता है। वह मंगलसूत्र बहुत ही यूनिक डिजाइन का था, जिस पर दिल के शेप में डायमंड लगे हुए थे। मंगलसूत्र पहनाने के बाद समीर थाल में से एक चुटकी सिंदूर उठाता है और मान्यता की मांग में भर देता है। वही समीर के ऐसा करते ही मान्यता की आंखें बंद हो जाती है और कुछ सिंदूर मान्यता के नाक पर भी गिर जाता है। इधर समीर मुस्कुराकर अब मान्यता के फोरहेड पर किस कर लेता है, जिससे मान्यता शर्म से अपने सर को नीचे कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ सुमित्रा जी विक्रांत की तरफ एक थाल बढ़ाती है, जिसमें मंगलसूत्र और सिंदूर रखे हुए थे। वहीं विक्रांत मंगलसूत्र उठाकर दिया के गले में पहना देता है। दिया के मंगलसूत्र पर छोटे छोटे अक्षरों में विक्रांत लिखा हुआ था। यह मंगलसूत्र दिया और विक्रांत ने खुद ही पसंद किया था। वहीं विक्रांत के मंगलसूत्र पहनाने के बाद विक्रांत थाल में से सिंदूर उठाता है और एक चुटकी सिंदूर विक्रांत दिया की मांग में भर देता है। वही विक्रांत की मांग भरते हैं दिया की आंखें बंद हो जाती है और 4 बूंद आंसू भी दिया की आंखों से गिर जाता है। इसके साथ ही दिया की नाक पर थोड़ा सा सिंदूर भी गिरता है। वही विक्रांत दिया को इस तरह से देखकर थोड़ा सा झुकता है और दिया के एक गाल पर किस करके पीछे हट जाता है। वही विक्रांत के ऐसा करते ही वहां पर सब लोग अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर विक्रांत को देखने लगते हैं। इधर सुमित्रा जी विक्रांत के सर पर धीरे से मारती है और हंसने लगती है। वही सबको इस तरह से खुद पर हंसता हुआ देखकर विक्रांत एक हाथ से अपने पीछे के सर को खुजाता है और अपने सर को मुस्कुराते हुए झुका लेता है। वही दिया तो शर्म के मारे ऐसा लग रहा था कि वह नीचे जमीन में गिर जाएगी। वही तीसरी तरफ अंतरा एक थाल को आवान के आगे करती है, जिसमें सिंदूर और मंगलसूत्र रखा हुआ था। वही आवान अपने सर को उठाकर अंतरा को देख हल्के से मुस्कुराकर थाल में से मंगलसूत्र उठाता है और वाणी को पहना देता है। वाणी के मंगलसूत्र पर लोगो लगा था, जो शब्द का था जिस पर आ लिखा हुआ था। यह मंगलसूत्र खुद आवान और वाणी ने पसंद किया था। वही वाणी को मंगलसूत्र पहनाने के बाद आवान थाल से सिंदूर उठाता है और वाणी के मांग में भर देता है। वही वाणी के मांग में सिंदूर भरते ही वाणी के भी नाक पर सिंदूर गिर जाता है, लेकिन दोनों दुल्हनों से थोड़ा ज्यादा मात्रा में वाणी के नाक पर सिंदूर गिरता है। इधर वाणी को सिंदूर भरने के बाद आवान झुकता है और बेहद प्यार से वाणी के फोरहेड पर किस कर लेता है, फिर थोड़ा सा पीछे हट जाता है। इधर वाणी मुस्कुराते हुए अपनी आंखों को खोलती है और आवान को देखने लगती है। वही अंतरा थाल को लेकर पीछे हट जाती है। अंतरा थाल को लेकर पीछे हटने के बाद अवतार के बगल में आकर खड़ी हो जाती है। वही अवतार अंतरा को अपनी बगल में खड़ा होता हुआ देखकर अंतरा के कान के पास झुककर अंतरा से कहता है, अवतार, आप इसके लिए हमें आंख दिखा रही थी, देखिए कितना बेशर्म है, हमारी बहन को सबके सामने कैसे किस कर रहा है, नालायक कहीं का।
वही अवतार की बात सुनकर अंतरा अवतार की तरफ देखती है, तो अवतार अपने मुंह को बनाकर अपनी आंखों से आवान की तरफ इशारा करता है। वही अवतार का इशारा देखकर अंतरा लंबी गहरी सांस लेकर छोड़ती है और अवतार की तरफ देखकर घूरते हुए अवतार से कहती है, अंतरा, बेशर्मी की बात कर भी कौन रहा है वह जो खुद सबसे बड़ा बेशर्म है, जिन्हें खुद शर्म नहीं आती कि कहाँ पर क्या बोलना है या क्या करना है। आपको कभी खुद शर्म आई है जब देखो किसी के भी सामने हमें किस कर देते हैं, किसी के भी सामने हमें खिलाने लगते हैं और बेशर्मी वाली बातें भी करते हैं और उन्हें बोल रहे हैं। वही अंतरा की बात सुनकर अवतार अपने मुंह को बनाकर अंतरा की तरफ देखता है और बच्चे जैसा शक्ल बनाकर अंतरा को घूरते हुए अंतरा से कहता है, अवतार, बीवी आप उसका पक्ष ले रही हैं। अंतरा, हम बस सच बोल रहे हैं, अब चुपचाप से खड़े रहिए। अवतार की बात सुनकर अंतरा अवतार को आंखें दिखाते हुए घूरते हुए अवतार को बोलता है। वही अंतरा की बात सुनकर अवतार का मुंह और भी ज्यादा छोटा हो जाता है। इसके साथ ही वह बच्चे जैसे रूठकर सामने की ओर देखने लगता है। तभी उसकी नजर आवान पर पड़ती है और वह आवान को अपने दांत को किटकिटते हुए घूरने लगता है, क्योंकि आज इसके वजह से उसकी बीवी ने उसे डांट दिया था। वही अंतरा जब उसकी नजर अवतार पर जाती है, तो अंतरा लाचारी से अपने सर को नामे हिला देती है और फिर सामने की ओर देखने लगती है। वही अंतरा की बगल में खड़ी अमाया के चेहरे पर ना जाने क्यों बेचैनी थी और वह बार बार अपने फोन को देख रही थी। इसके साथ ही वह शादी की रस्में खत्म होने का इंतजार कर रही थी। कुछ देर में तीनों पंडित जी एक साथ रहते हैं। शादी संपन्न हुई, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए, अब आप लोग जाकर अपने बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। पंडित जी के ही कहते ही तीनों कपल सामने अग्निकुंड के आगे हाथ जोड़कर थोड़ा सर झुकाते हैं और अपनी अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं। फिर तीनों ही कपल्स मंडप के नीचे आते हैं और सबसे पहले दादा ठाकुर के पास जाते हैं। वही दादा ठाकुर जब देखते हैं कि वह तीनों उन्हीं के पास आ रहे हैं, तो वह अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं। सबसे पहले समीर और मान्यता आगे आते हैं और दादा ठाकुर के पैर को छू लेते हैं। वही दादा ठाकुर उन दोनों को ही खुश रहने का और अपने कुशल गृहस्थी का आशीर्वाद देते हैं। समीर और मान्यता दादा ठाकुर से आशीर्वाद लेने के बाद उठ जाते हैं। इधर विक्रांत और दिया दादा ठाकुर के पास उनका आशीर्वाद लेने आते हैं। तभी दादा ठाकुर उन दोनों को भी आशीर्वाद देते हैं और विक्रांत को वार्न कर देते हैं कि खबरदार अगर उसने दिया को परेशान किया तो। वही दादा ठाकुर के बात सुनकर विक्रांत मुस्कुरा देता है और दादा ठाकुर के गले लग जाता है। इधर दादा ठाकुर भी विक्रांत को अपने गले से लगाकर उसकी पीठ को थपथपा देते हैं। वही विक्रांत और दिया के हटने के बाद आवान वानी आगे आते हैं और दादा ठाकुर का आशीर्वाद लेते हैं। दादा ठाकुर उन दोनों को आशीर्वाद देने के बाद वानी के सर पर प्यार से हाथ फेर देते हैं और उन्हें अपने जीवन में खुश रहने का आशीर्वाद देते हैं। वही आवान दादा ठाकुर से धीरे से पूछता है कि शिवांश कहाँ है, लेकिन दादा ठाकुर कहते हैं कि वह बस आता ही होगा। इधर तीनों कपल्स अब एक एक करके पहले सुमित्रा जी और शशांक जी का आशीर्वाद लेते हैं, फिर माया जी और मुकेश जी का, फिर वह तीनों कपल्स अवतार और अंतरा का आशीर्वाद लेते हैं। वही अवतार आवान को देखकर आवान से वापस से कुछ कहने वाला था कि अंतरा अवतार के हाथ को दबा देती है और उसे आंखें दिखा देती है। वही अवतार अंतरा की आंखों को देखकर चुप हो जाता है और आवान से कुछ न कहकर बस उन्हें आशीर्वाद दे देता है। इधर मनन, अभी, शमशेर और देवा भी उन तीनों कपल्स से मिलते हैं और सारे दोस्त एक साथ ग्रुप हग कर लेते हैं। तभी समीर अवतार को देखकर अवतार से कहता है, समीर, अवतार तू वहां क्या कर रहा है, इधर आजा, आज तो अपना खरुशपना छोड़ दे। वही समीर की बात सुनकर सब लोग अवतार को देखकर अपना मुंह दबाकर हंसते हैं, लेकिन अंतरा थोड़ा जोर से हंस देती है जिस वजह से अवतार घूरते हुए अंतरा को देखने लगता है। इधर अंतरा जब पाती है कि अवतार उसे घूर कर देख रहा है, तो अंतरा अपने मुंह पर हाथ रखकर चुप हो जाती है। वही समीर के बुलाने पर अवतार आगे आता है और विक्रांत की तरफ देखने लगता है। वही विक्रांत अवतार को देखते हुए कुछ नहीं कहता है और अपने सर को हिला देता है। वही विक्रांत के सर को हाँ में हिलता देख अवतार आगे आता है और सबसे ग्रुप हग कर लेता है। ग्रुप हग करते ही अवतार की आंखों में हल्की नमी छा जाती है। इधर अवतार को देखकर विक्रांत की आंखों में हल्का सा गुस्सा तो उतरता है, लेकिन विक्रांत कुछ नहीं कहता क्योंकि विक्रांत को शिवांश की कल वाली बात याद आ गई थी जो शिवांश ने उससे कहा था। ग्रुप हग करने के बाद सब लोग दूर होते हैं और एक दूसरे को मुस्कुराते हुए देखने लगते हैं। तभी मान्यता अपनी नजर इधर उधर घुमाते हुए अपने बगल में खड़ी माया जी से पूछती है, मान्यता,
मम्मी सिद्धू नजर नहीं आ रही, कहाँ है? जब से रस्में शुरू हुई है मुझे कहीं दिखाई ही नहीं दी। इधर माया जी भी मान्यता की बात सुनकर अपनी नजर इधर उधर घुमाने लगती है। तभी अंतरा भी अपनी नजर इधर उधर घुमाती है और अब सब जाकर रियलाइज करते हैं कि पूरी शादी में शिवांश, सिद्धि, इति और कीर्ति थे ही नहीं। अभी कोई कुछ कहता कि तभी अमाया आगे आता है और रोते हुए उन सब से कहती है, अमाया, सिद्धि को बहुत चोट लग गई है। होटल में सिद्धि के ऊपर हमला हुआ था, सिद्धि को बचाने के चक्कर में इति को भी एक गोली लगी है। राजासा कीर्ति दीदी के साथ प्राइवेट जेट में उदयपुर निकल चुके हैं और अब तक वह लोग उदयपुर हॉस्पिटल में भी पहुंच चुके होंगे। वहां पर सिद्धि और इति का ट्रीटमेंट चल रहा है। ये बात राजासा ने बताने से मना किया था क्योंकि वह जानते थे कि सब परेशान हो जाएंगे और शादी में अड़चन आ जाएगी और वह नहीं चाहते थे कि यह शादी किसी भी कीमत पर रुके। वही अमाया की बात सुनकर सब अपनी जगह जाम से जाते हैं। इधर अमाया की बात सुनकर अंतरा के कदम लड़खड़ा जाते हैं और अंतरा नीचे गिरने वाली होती है। तभी अवतार जल्दी से आगे आता है और अंतरा को संभाल लेता है। वही अवतार के संभालने पर अंतरा अपने सर को घुमाकर हैरानी से अवतार की तरफ देखकर अपने कैपते हुए होठों से अवतार से कहती है, अंतरा, मेरी प्रिंसेस। अवतार से अपनी बात कहते ही अंतरा अवतार की बाहों में ही बेहोश हो जाती है। वही अंतरा को बेहोश देख अवतार अंतरा के गाल को थपथपाते हुए अंतरा को उठाने की कोशिश करता है। लेकिन जब अंतरा नहीं उठती तो अवतार जल्दी से अवी की तरफ देखता है। वही अवी जो खुद सदमे में था वह अंतरा को बेहोश होता हुआ देखकर जल्दी से आगे आता है और अंतरा को कमरे में ले जाने के लिए कहता है। अभी अवतार अंतरा को कमरे में उठाकर ले जाने ही वाला था कि तभी अमाया उन सबको बीच में रोकते हुए उन सब से कहती है, अमाया, राजासा ने कहा है कोई भी होटल के अंदर नहीं जाएगा क्योंकि दुश्मन भेस बदल के होटल के अंदर है। इतनी वक्त से हमें बहुत सारे गार्ड ने प्रोटेक्ट किया हुआ था, हम सबको जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। राजासा ने कहा है कि वह प्राइवेट जेट भेज चुके हैं जो कि गार्डन में है, प्लीज अब हम लोग सब वहीं चलते हैं। अमाया की बात सुनकर सब लोग वापस से हैरान हो जाते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी दादा ठाकुर उन सब की तरफ देखते हुए अपनी भरी और रौबदार आवाज में उन सब से कहते हैं, दादा ठाकुर, बिना एक पल की देरी गवाए सब लोग जल्दी से जेट में बैठिए, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। दादा ठाकुर की बात सुनकर सब लोग दादा ठाकुर की तरफ देखते हैं और अपने सर को हाँ में हिला देते हैं। वहीं अभी अवतार से अंतरा को जेट में ले जाने को कहता है और यह कहता है कि वह वही उसे ट्रीट कर देगा। अवतार भी अवी की बात सुनकर अपने सर को हाँ में हिलता है और अंतरा को लेकर जेट की तरफ बढ़ जाता है जो गार्डन एरिया के दूसरे साइड में लैंड हुआ था। वही उस जेट में अब सब लोग बैठ जाते हैं और कुछ ही देर में वह जेट अपनी उड़ान भर लेती है। अवी भी अंतरा का ट्रीटमेंट कर दिया था लेकिन अवी को अंतरा का ट्रीटमेंट करते वक्त कुछ शक था, जिस वजह से अवी ने जब वह चीज अवतार को बताई तो अवतार हैरानी से अवी की तरफ देखने लगता है। वही अवी अपने सर को हाँ में हिलाकर उदयपुर आने का इंतजार करने को कहता है। वहीं अस्पताल में अंतरा के आगे के ट्रीटमेंट को वह पूरी करने का आश्वासन दे देता है और साथ यह भी कहता है कि अभी अंतरा ठीक है। चैप्टर 170। अब आगे उदयपुर हॉस्पिटल। इस वक्त एक वार्ड के बाहर शिवांश कब से खड़ा इंतजार कर रहा था। वही शिवांश के पूरे शर्ट पर खून के धब्बे लगे हुए थे। शिवांश के शर्ट को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी का बहुत खून बहा हो। शिवांश अभी वार्ड के बाहर इधर से उधर टहल रहा था। शिवांश का चेहरा अभी एक्सप्रेशन लेस था। शिवांश के चेहरे को अभी देखकर कोई नहीं बता सकता था कि शिवांश के अंदर क्या चल रहा है। वही शिवांश की नजर टहलते हुए अपनी दूसरी तरफ के वार्ड पर भी जा रही थी। अभी शिवांश को आए हुए कुछ देर हुए थे, तभी वहां रूम के अंदर से कीर्ति बाहर निकलती है। वही कीर्ति को देखकर शिवांश कीर्ति की तरह बढ़ जाता है और कीर्ति को देखने लगता है। इधर कीर्ति भी शिवांश के चेहरे को देखकर लंबी गहरी सांस लेकर छोड़ती है और शिवांश से कहती है, कीर्ति, डोंट वरी, अभी सिद्धि ठीक है, चोट ज्यादा आई थी और खून थोड़ा ज्यादा बह गया था जिस वजह से हमें ब्लड भी चढ़ाना पड़ा है, लेकिन मुझे कुछ एक्स्ट्रा टेस्ट करवाने थे और उसी का सैंपल ले रही थी, देखते हैं उस टेस्ट का रिजल्ट क्या आता है। कीर्ति की बात सुनकर शिवांश चैन की सांस लेता है। फिर शिवांश के दिमाग में कुछ आता है, जिस वजह से शिवांश वापस से कीर्ति की तरफ देखते हुए कीर्ति से पूछता है, शिवांश, इति कैसी है, क्या वह ठीक है? कीर्ति, हाँ इति भी ठीक है, गोली निकाल दी गई है और उसका भी बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो चुका है, अभी दवाइयां की असर की वजह से वह भी बेहोश है। शिवांश के पूछने पर कीर्ति बिना एक पल की देरी गवाए शिवांश के सवालों का जवाब देती है।
वही शिवांश ये जानकर कि इति भी ठीक है चैन की सांस लेता है। अभी शिवांश कीर्ति से बात कर ही रहा था कि तभी कीर्ति की नजर शिवांश के पीछे पड़ जाती है और कीर्ति हैरानी से उस दिशा की ओर देखते हुए कहती है, कीर्ति, इसे क्या हुआ, ये बेहोश कैसे हो गई हैं? वही कीर्ति के टोकने पर शिवांश पीछे घूमकर देखता है तो पाता है कि पूरा परिवार अब तक हॉस्पिटल आ चुका था। वही इतनी जल्दी उन सब को आता हुआ देखकर शिवांश अपनी आंखें छोटी छोटी कर लेता है और अपनी नजर आवान की तरफ कर देता है। इसके साथ ही अब शिवांश आवान को घूरने लगता है। वही आवान जब देखता है कि शिवांश उसी की तरफ घूर रहा है तो आवान अपने सर को जल्दी से नीचे कर लेता है। वही आवान की ऐसी हरकत देखकर शिवांश अपने दांतों को पिसते हुए अपने सर को ना में हिला देता है। इधर अवतार जो अंतरा को अपनी गोद में लेकर आया था वह कीर्ति की तरफ देखकर कीर्ति से कुछ कहता तभी अभी आगे जाकर कीर्ति से कहता है, अभी, कीर्ति भाभी का टेस्ट करो, मैं तुम्हें समझता हूँ कंडीशन क्या है। वही अभी की बात सुनकर कीर्ति अपने सर को हाँ में हिला देती है और जल्दी से अवतार को सिद्धि के बगल वाले वार्ड में ही लाने को कहती है। वही अवतार बिना एक पल की देरी किए अंतरा को अपनी गोद में लेकर उस वार्ड के अंदर जाता है और वार्ड के बेड पर लेटा देता है। वही अंतरा को लेटाते ही अवतार थोड़ा दूर हो जाता है। इधर कीर्ति अवतार को देखकर अवतार को बाहर जाने का इशारा करती है लेकिन अवतार नहीं जाता तो कीर्ति लाचारी से अवी की तरफ देखती है। वहीं अवी कीर्ति की तरफ देखते हुए अपनी पलकों को झपका देता है और अवतार को बाहर चलने के लिए कहता है लेकिन अवतार जाने को तैयार ही नहीं था, जिस वजह से अवतार को बहुत समझाने के बाद अभी अवतार को लेकर रूम से बाहर आता है। वही शिवांश आवान की तरफ देखते हुए अपनी दांतों को किटकिटाते हुए आवान से कहता है, शिवांश, तुम्हें इतना अच्छा जेट उड़ाने आता है, इसका मतलब यह नहीं कि तुम बाकी सभी परिवार की जान खतरे में डाल दोगी। तुम जानते भी हो तुम जितनी जल्दी यह जेट उड़ा के लाए हो इसमें कितना खतरा हो सकता था, लेकिन नहीं, तुम्हें तो इससे जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तुम बड़े कब होगे आवान? वही इतने सालों बाद अपने भाई सा के मुंह से अपना नाम सुनकर आवान अपने सर को उठा लेता है और मुस्कुराते हुए शिवांश की तरफ देखने लगता है। इसके साथ ही आवान मुस्कुराते हुए शिवांश से बोलता है, आवान, भाई सा मुझे बड़ा नहीं होना, मुझे हमेशा से आपका छोटा सा आवान ही रहना है। वही आवान की बात सुनकर शिवांश अपने चेहरे को दूसरी ओर घुमा लेता है। वही शिवांश की ऐसी हरकत देखकर आवान का चेहरा उतर जाता है। लेकिन आज आवान को ये खुशी थी कि फाइनली उसका भाई उससे अब बात करने लगा है। इधर दादा ठाकुर आगे आते हैं और शिवांश की तरफ देखते हुए शिवांश से पूछते हैं, दादा ठाकुर, क्या हुआ है, ये सब हमला कैसे हुआ और आपने हमें बताना जरूरी भी नहीं समझा? आप आवान को डांट रहे हैं, क्या आप जानते हैं आपके इस हरकत पर हमें कितना गुस्सा आ रहा है? आपको कब समझ में आएगा कि हर परेशानी को आप अकेले हैंडल करने के जिम्मेदार नहीं है। इधर शिवांश दादा ठाकुर की बात पर कुछ नहीं बोलता तो दादा ठाकुर शिवांश को देखते हुए और शिवांश को अपनी बातों का जवाब न देता हुआ देखकर शिवांश से इस बार थोड़ा सख्त लहजे में पूछते हैं, दादा ठाकुर, क्या आप बताएंगे भी हुआ क्या है और कैसे हुआ है? वही दादा ठाकुर की आवाज सुनकर शिवांश अभी कुछ नहीं कहता कि तभी दादा ठाकुर को अपने पीछे से आवाज आती है, मैं बताता हूँ दादा ठाकुर की हुआ क्या है। इधर उस आवाज को सुनकर सारा परिवार अपने पीछे घूमकर देखता है तो वहां पर रॉबिन खड़ा हुआ था जिसके साथ अमाया भी थी। वही रॉबिन को बोलता हुआ देखकर सब लोग रॉबिन की तरफ देखने लगते हैं। इधर दादा ठाकुर अपनी आंखों को छोटी कर रॉबिन को घूरने लगते हैं। वही रॉबिन जब देखता है कि दादा ठाकुर उसी को घूर रहे हैं तो रॉबिन आगे आता है और दादा ठाकुर के सामने जाकर अपने सर को झुकाकर दादा ठाकुर से कहता है, रॉबिन, दरअसल दादा ठाकुर हुआ ये था कि रानीसा कुंवर रानीसा के कमरे से निकलकर मान्यता मैडम के कमरे में जा रही थी जिस वक्त उन पर पीछे से 3-4 लोगों ने हमला कर दिया था। रानीसा इस हमले से तैयार नहीं थी जिस वजह से उन्हें अपने सर पर बहुत जोर की चोट लगी थी। वहीं रानी सा उस चोट को सहन नहीं कर पाती है और नीचे फर्श पर गिर जाती है। वहीं रानीसा के सर से खून आ रहा था तभी वह 4 नकाबपोश जो रानीसा को मारने आए थे वह सब रानीसा के ऊपर गोली चला देते हैं। वही वह गोली रानीसा को लगती कि तभी इति बीच में आ जाती है और वह गोली जाकर सीधी इति के कंधे पर लगती है। इति ने अपना फर्ज निभाने के लिए अपनी जान दांव पर भी लगा दी और रानीसा को बचा लिया। तभी यह खबर राजासा को मिलती है और राजासा बिना किसी को बताए महल के अंदर आते हैं और बिना एक पल की देरी किए रानीसा और
इति को जेट से यहाँ ले आते हैं, लेकिन बीच रास्ते में रानीसा और इति दोनों को ही मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ने वाली थी। इस वजह से राजासा ने डॉक्टर कीर्ति को भी अपने साथ लाने का फैसला किया और हम लोग अभी कुछ देर पहले ही यहाँ पहुंचे हैं। कुछ समय बाद हमें पता चला कि वह सिर्फ 4 नकाबपोश नहीं है, बल्कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने होटल में अपना भेस बदल कर इधर उधर फैले हुए थे। राजासा चाहते थे कि शादी बीच में रुके, जिस वजह से उन्होंने किसी को भी ये बताने के लिए मना किया, लेकिन उन्होंने अमाया को ये बात अच्छी तरह से समझा दी, क्योंकि अमाया भी हमारी टीम की एक मेंबर है, इसलिए उसने वक्त आने पर ही यह सारी सच्चाई आप लोगों को बताए। अभी रानीसा और इति दोनों ही ठीक है और दोनों ही खतरे से बाहर है, बस इति का ज्यादा खून बह जाने की वजह से वह थोड़ी कमजोर हो चुकी है। वही रॉबिन की बात सुनकर सभी घर वाले हैरानी से रॉबिन को देख रहे थे। इधर शमशेर हैरानी से अमाया को देख रहा था। वही अमाया जब पाती है कि शमशेर उसे हैरानी से देख रहा है, तो अपनी नजरें नीचे झुका लेती है। वही अमाया को अपनी नजर नीचे झुकाता हुआ देखकर शमशेर लंबी गहरी सांस लेकर छोड़ता है और अपना चेहरा अमाया की तरफ से मोड़ लेता है। इधर रॉबिन की यह बात किसी को समझ नहीं आ रही थी कि इति और अमाया उसकी टीम का एक मेंबर है। अभी रॉबिन से कोई कुछ कहता कि तभी मनन आगे आता है और रॉबिन को अपनी तरफ घूमकर रॉबिन से पूछता है, मनन, क्या कहने का मतलब है तुम्हारा कि इति और अमाया तुम्हारी टीम का एक मेंबर है? क्या ये दोनों शिवांश के कैंप की ट्रेंड एजेंट है? मनन के सवाल करने पर रॉबिन अपने सर को हाँ में दिला देता है। वही इति और अमाया का सच सुनकर सारे घर वाले शॉक थे। तभी रॉबिन अपनी नजर सबके ऊपर करके दोबारा से बोलना शुरू करता है, रॉबिन, दरअसल राजासा ने इति और अमाया को इसलिए आगरा बुलाया था क्योंकि वह रानीसा को प्रोटेक्ट रखना चाहते थे। इसके साथ ही रानीसा गार्ड को अपने पास न आने देती है, जिस वजह से राजासा ने उन दोनों को बुलाने का फैसला किया था। वही इति और अमाया जब पहले दिन आए थे तो उसी दिन रानीसा के ऊपर एक हमला हुआ था, जिस हमले से इति ने ही रानीसा को बचाया था। लेकिन उस दिन इति जब रानीसा को बचाकर वापस आ रही थी तो वह अंतरा रानीसा से टकरा गई थी, जिस वजह से अंतरा रानीसा ने उसे पहचान लिया था कि यह उनकी पुरानी सहेली इति है, जिसे वह अवतार राजासा से कहकर धुंधवा रही थी। वही इति भी अपने सामने अंतरा रानी सा को देखकर हैरान थी, लेकिन जब अंतरा रानीसा ने इति की हाथों में बंदूक को देखा तो वह और भी घबरा गई, जिस वजह से इति ने अंतरा रानीसा को अपना और अमाया का सारा सच बता दिया था। वही अंतरा रानीसा ने इति का सारा सच जानने के बाद और यह जानने के बाद कि वह दोनों यहाँ रानीसा को प्रोटेक्ट करने आए हैं और राजासा के कैंप की एक सीक्रेट एजेंट है, ये बात वह किसी को ना बताएं। वही अंतरा रानीसा ने भी इति की यह बात मानकर सबसे यह बात छुपाने की सोच ली थी और इतने दिनों से इति और अमाया रानीसा के साथ साय की तरह है। डॉट 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 डॉट। वही रॉबिन की सारी बात सुनकर सारे घर वाले अभी हैरान थे, लेकिन सब इस बात को जानकर संतुष्टि में मिली कि सिद्धि और इति अभी ठीक है। इधर मनन, जिसका दिल थोड़ा बेचैन हो गया था, वह बिना किसी की परवाह किए शिवांश से पूछता है कि इति का वार्ड कौन सा है। वही शिवांश बिना किसी एक्सप्रेशन के मनन को बता देता है कि सामने वाला वार्ड ही इति का है। इधर इति का वार्ड कौन है, ये जानकर मनन बिना एक पल की देरी गवाए दौड़ते हुए इति के वार्ड के अंदर चला जाता है। वही मनन को जाता हुआ देखकर सभी लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं, जिससे माया जी सभी की तरफ देखते हुए बोलती हैं, माया जी, मनन इति को पसंद करता है। पसंद क्या, मनन इति से प्यार करता है और यह एहसास मनन को खुद 4 दिन पहले हुआ है। मनन ने इस बात को इति को बताने की कोशिश भी की थी, लेकिन इति में उसकी इस बात को सुनने से साफ इनकार कर दिया था, इसलिए मनन इति को बहुत दिनों से मना रहा है। देखिए आगे क्या होता है। माया जी की बात सुनकर सबको खुशी भी हुई थी कि फाइनली मनन की जिंदगी में कोई आ चुकी है जो मनन का प्यार और मनन की खुशियों की वजह बनेगी। इधर सब लोग वहीं पर खड़े थे कि तभी अभी अंतरा के वार्ड से अवतार को लेते हुए बाहर निकलता है और सबकी तरफ देखते हुए सबसे कहता है, अभी चलिए सब लोग थोड़ा देर लॉन में इंतजार करते हैं, वहां पर बैठ जाते हैं। अभी यह कहते हुए सबको अपने साथ ले जाता है। वही शिवांश और अवतार दोनों ही अभी के साथ जाने के लिए मना कर देते हैं। इधर शिवांश और अवतार के मना करने के बाद अभी या बाकी कोई उन दोनों से कुछ नहीं बोलता है। अभी वो सब लाउन की तरफ जाते कि तभी देवा वहां पर आता है और अवतार की तरफ देखकर अवतार से कुछ कहता है,